बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज का हमारा नावल है चंद लम्हे चुरा ले और ये लिखा है इनाम मलिक साहिबा ने। तो हम शुरू करते हैं अपना नावल। जज्बात भरी बातें ना सही, कुछ दुखड़ा ही अपना रो ले। गुर्बत के मिले हैं ये लम्हे, इन लम्हों को हम खोएं क्यों। जरा चंद लम्हे चुरा लें, चलो हम जमाने से बचकर, इस आजार रोजो शबे जिंदगी से, गमे आगही से, ना होने के डर से जरा दूर निकलें। किसी कुंज गम आशना में जरा देर बैठे, किसी मेहरबा से शजर के साए तले, चलो हम जमाने से बचकर चंद लम्हे चुरा लें। कभी कभी वो सोचती थी कि खुदा ने उसे पैदा करके नाहक जमीन पर बोझ डाल दिया था, मगर फिर दूसरे ही लम्हे अपनी इस सोच को नाउजुबिल्ला कहकर झटक देती। काश जिंदगी वैसी होती जैसे 1 साल पहले थी। 1 साल पहले तक जिंदगी कितनी हसीन थी, हर शह से हुस्न टपकता था, हर सू बहार थी, खुशियां थी, कह कहे थे, रौनकें थी। फिर एक दिन सब कुछ खत्म हो गया। जिंदगी अपनी तमाम तर बदसूरतियों समेत उसके सामने खड़ी हो गई। जिंदगी का ये रुख उसके लिए नया था। कल तक वो नॉवेलों वगैरह में ये सब पढ़ती आई थी, और आज आज वो खुद इन हालात का शिकार थी। कैसे वो हंस हंस कर अफसानों नॉवेलों की मजलूम हीरोइन और उसके जालिम रिश्तेदारों का मजाक उड़ाया करती थी। ये भी कोई पढ़ने की चीजें हैं। हकीकत से दूर दूर का भी वास्ता नहीं है इस कहानी का। इतनी अच्छी कहानी तो है, तुम तो बस। रूबी उसकी फ्रेंड मुंह बनाकर कहती, रूबी यार, इतने थर्ड क्लास इश्किया नॉवेल पढ़ने के बजाय कोई काम की चीज पढ़ा करो। और तुम जो पढ़ती हो वो तो जैसे बड़े काम की चीजें हैं। रूबी चिढ़ जाती। तुम अपने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाओ तो तुम्हें हर दूसरे घर में ऐसी दास्तानें मिलेंगी। मैं नहीं मानती, मेरा ख्याल है इतने शकील कल्ब रिश्तेदार कम अज कम इस दुनिया में नापैद हैं। चलो मान लिया ऐसे जालिम लोग भी होते होंगे इस दुनिया में, मगर तुम्हारी इस नेक परवीन मजलूम जैसी हीरोइन जो आला हिम्मत होने के साथ साथ बड़ी हमदर्द भी होती है। आजकल ऐसी लड़की का मिलना मुश्किल है। वक्त बहुत बड़ा उस्ताद है, नामुमकिन को भी मुमकिन बना देता है। और आज उसे रूबी की इस बात में सदाकत नजर आती थी। आज से 1 साल पहले तक वो सोच भी नहीं सकती थी कि इस उसको इस किस्म के हालात दरपेश होंगे। वो जिसे कल तक ऑमलेट बनाने नहीं आता था, आज एक माहिर कुक बन चुकी थी। वाकई वक्त इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है। शाजी, तुम्हें अम्मी बुला रही हैं। इमरान की आवाज पर वो चौंकी। अच्छा, आती हूँ। वो स्लीपर पैरों में डालकर उठ खड़ी हुई। राना आपी को देखने कुछ लोग आ रहे थे। खाना बनाने की जिम्मेदारी हस्बे मामूल उस पर थी। हेलो कजिन, क्या हो रहा है। वो किचन में खड़ी थी जब जमात आ टपका। वो बिना कोई जवाब दिए काम में मसरूफ रही। एक बात तो बताओ, ये तुम हर वक्त इतनी सड़ी हुई क्यों रहती हो। वो प्लेट में से शामी कबाब उठाकर खाने लगा। जमात भाई प्लीज मुझे काम करने दे। वो जच हो गई। ऊपर से उसकी चुभती हुई निगाहें, मनहूस बेहुदा घटिया। वो दिल ही दिल में उसे इन नामों से नवाजती। कितनी दफा कहा है कि मुझे भाई मत कहा करो। मेहरान और हम्माद ही काफी है। इतने भाई बनाकर क्या करोगी। वो उसकी तरफ झुका। जम्माद, अम्मी बुला रही है तुम्हें। आसमा की आवाज पर वो एकदम गड़बड़ा कर सीधा हुआ और बाहर निकल गया, जबकि आसिमा एक जहर खुंद निगाह शहजीन पर डालकर आगे बढ़ गई। वो डरपोक तो कभी न थी, अलबत्ता कमगोई उसकी शख्सियत का खासा थी। मम्मा जानी तो उसकी पैदाइश पर ही उसे छोड़कर चली गई थी। पापा ने उसे बड़ी मोहब्बत से पाला था, कभी किसी चीज की कमी ना होने दी थी। वो पढ़ाई में शुरू से ही अच्छी थी। मैट्रिक में A ग्रेड लिया, इंटर भी उसने बेहतरीन नंबरों से पास किया। उसने पापा से ड्राइविंग सीखने की फरमाइश की। चंद ही दिनों में वो गाड़ी चलाना सीख गई। और और फिर एक दिन वो पापा का इंतजार करती रह गई, मगर वो ना आए। वो तो गोया होशो हवास खोने लगी थी। जब होश में आई तो सब कुछ खत्म हो चुका था। आशियाना तिनकों की मानिंद बिखर गया था। वो तड़प तड़प कर रोई थी। उसे हैरत होती थी कि इतनी बड़ी कयामत गुजर के और वो फिर भी जिंदा थी। ताया और चचा उसे अपने साथ घर ले आए थे। उसका इस्तकबाल सर्द निगाहों और बलदार पेशानियों ने किया था। ताई साबरा और चची सफिया को वो ख्वामख्वाह की मुसीबत लगती। उठते बैठते कोसने दिए जाते, दबे लफ्जों में बदकिरदार माँ की बेटी होने का ताना दिया जाता। एहतेशाम हाशमी ने कोर्ट मैरिज कर ली थी, और इसी जुर्म की पादाश में उनसे खानदान वालों ने कतई ताल्लुक कर रखा था। शहजीन पहली बार अपने रिश्तेदारों से मिल रही थी, और ये तजुर्बा उसे खासा भयानक लगा था। ताया जी की बड़ी बेटी राना आपी उस पर ख्वामख्वाह का रोब झाड़ा करती थी। फिर मेहरान था, मास्टर्स करने के बाद एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहा था। उसका रवैया शहजीन के साथ बहुत आम सा सरसरी सा था। वो अपने आप में मगन रहने वाला बंदा था। उसके बाद हुमा थी। वो 3 साल से लगातार BA में फेल हो रही थी, मगर उम्मीद का दामन हाथ से ना छोड़ा था। वो बिल्कुल साबिरा बेगम का परतू थी। जरा जरा सी बात पर उसकी शदीद इंसल्ट कर देती थी।
फिर इमरान था जो बेहद बदतमीज और खुदसर था, 8वीं क्लास का तालिबे इल्म। चचा का बड़ा बेटा जमात एमबीए करने के बाद एक प्राइवेट फर्म में जॉब करता था। शहजीन को वो बहुत बुरा लगता था, खास तौर पर उसकी चुभती हुई आर पार होती हुई निगाहें उसे जहर लगती थी। उसके बाद आसिमा थी जो मास्टर्स कर रही थी, बेहद मगरूर और नकचढ़ी। सबसे छोटा हम्माद था जो 3rd ईयर में पढ़ता था। वो लाउबाली सा लड़का था, कभी बहुत अच्छा तो कभी बहुत बुरा। अपने ताया और चचा के इस भरे पूरे घर में वो अपने आप को बिल्कुल मिसफिट महसूस करती थी। ताया और चचा तो गोया उसे इस घर में लाकर भूल ही गए थे। उनकी बीवियों की हुक्मरानी थी। घर में वो दोनों अपनी बेगमात के सामने बोलने की जुर्रत ना करते थे। एक बार उसने अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू करने की बात की तो साबरा बेगम ने उसे बुरी तरह झिड़क दिया। किन ख्यालों में हो लड़की, तुम्हारा बाप कोई क्लासे नहीं छोड़ गया, बस जितना पढ़ना था पढ़ लिया, अब चुप की बैठी रहो। और वो दिल महसूस कर रह गई थी, हालात ने उसे बुजदिल बना दिया था। ताया चचा की खालाजाद बहन का खूबरू पढ़ा लिखा बेटा आ रहा था। हफ्ते भर से घर में उसके इस्तकबाल की तैयारियां हो रही थी। पर्दे, चादरें, कुशन, कवर्स वगैरह धुलवाए गए। घर की सेटिंग दोबारा दुरुस्त की गई। जो चीजें कम थीं वो बाजार से लाई गई। आसिमा वगैरह एक हफ्ते से अपने आप को चमकाने का काम कर रही थी। पार्लर्स के चक्कर पे चक्कर लग रहे थे। शहज़ीन हैरान थी कि ये सब क्या हो रहा था। खाला का बेटा ही आ रहा था, ना कि किसी रियासत का शहजादा जिसके लिए इतना एहतमाम किया जा रहा था। जमात अलबत्ता खासा तपा हुआ था। आजकल वो कोई नवाब की औलाद है जिसके लिए इतना सब कुछ किया जा रहा है। उस रोज खाने के बाद सब लाउंज में बैठे तो जमात ने कहा था, और ये तुम लोगों पर आजकल कौन से बनाव सिंगार का भूत चढ़ा हुआ है। वो हुमा आसमा की तरफ मुतवज्जो हुआ। तुमसे मतलब? आसमा ने चिढ़कर कहा। तमीज तो छू कर नहीं गुजरी इस लड़की को, 5-6 साल बड़ा हूं मैं इससे। वो बिगड़ने लगा। अरे वो बड़े घर का लड़का है, जागीरदार लोग हैं, उसके सामने कुछ अपनी इज्जत भी तो बनानी है। साबिरा बेगम ने उसे ठंडा करना चाहा। जागीरदार होगा अपने घर का, इतना ही अमीर कबीर है तो यहाँ क्या करने आ रहा है? ए लड़के, तुझे गुस्सा किस बात का है? इम्तिहान है उसके। वो तो वहाँ हॉस्टल में रहना चाह रहा था, मगर तुम्हारे ताया ने इसरार करके उसे यहाँ बुलाया है। सफिया बेगम ने समझाया। बिलाखिर वो दिन भी आन पहुंचा जब नौशेरवां अहमद शिराजी की सवारी बाद बहारी हाशमी विला में दाखिल हुई। सब उसके आगे पीछे जा रहे थे। ताई साबरा और चची सफिया तो गोया वारी सदके हुए जा रही थी। आसिमा हुमा इठला इठला कर बात कर रही थी। हमाद इमरान उसको पुरशौक नजरों से देख रहे थे। मेहरान का रवैया दोस्ताना सा था, अलबत्ता जमात की पेशानी पर शिकनों का इजाफा हो चला था। नौशेरवा थका हुआ था। वो सोच रहा था कि ये कैसे अजीब लोग हैं जिन्हें मेहमान की थकन का एहसास ही नहीं है। आखिर ताया जान को उसकी मिस्कीन शक्ल पर तरस आ गया। चलो भाई बच्चों, नौशेरवा को आराम करने दो। हम्माद, जाओ बेटा, भाई को उनका कमरा दिखाओ। नौशेरवा थैंक्स गॉड कहता उठ खड़ा हुआ। उन 2 दिनों में ही नौशेरवां तंग आ गया था। वो यहाँ पढ़ने के लिए आया था, मगर ठीक तरह से पढ़ने का मौका ही ना मिल सका था। वो सीएसएस की तैयारी कर रहा था। घर में हर वक्त एक हंगामा सा लगा रहता था। इस वक्त भी वो पढ़ने की कोशिश कर रहा था जब चची सफिया आ गई। नौशेर बेटा, पढ़ रहे हो क्या? वो मीठे लहजे में पूछ रही थी। तौबा, हद हो गई, क्या इन्हें नजर नहीं आता? वो झल्ला गया। जी आंटी। अच्छा। वो कुछ मायूसी होकर वापस पलटने लगी। कोई काम था आंटी? उसकी शामत आई जो पूछ बैठा। हाँ, वो दरअसल आसमा की सहेली की मंगनी है। घर में कोई मौजूद नहीं है जो उसे छोड़ आए। तुम छोड़ आओगे उसे? वो इतनी उम्मीद भरी नजरों से देख रही थी कि उसे हाँ करते ही बनी। उसकी अपनी गाड़ी वर्कशॉप में थी। नाचार उसे पोर्श में खड़ी हम्माद की बाइक पर जाना पड़ा। आसिमा पर तो गोया शादी मर्ग हो गई थी, ये सुनकर कि उसे नौशेरवां छोड़ने जा रहा था। नौशेरवां को इस तरह एक लड़की के साथ बाइक पर बैठना बहुत अजीब लग रहा था। नौशेर, जरा आहिस्ता चलाइए। आसिमा ने उसके कंधे पर अपने हाथ की गिरफ्त मजबूत कर ली। नौशेरवां ने बाइक की रफ्तार कम कर दी। ओह, जरा तेज चलाइए, फंक्शन शुरू होने वाला होगा। या खुदा, ये लड़की! वो जिद हो गया और बाइक की रफ्तार बढ़ा दी। हाय अल्लाह! नौशेरवां, जरा रोकिए। आसिमा के तकरीबन चिल्लाने पर उसने घबरा कर बाइक रोक दी। जी, अब क्या हुआ? वो मैं गिफ्ट तो घर पर ही भूल गई। तो फिर उसका जी चाह रहा था इस बेवकूफ लड़की का सर फाड़ दे। फिर वापस चलें? वापस हरगिज नहीं। आने जाने में मजीद आधा घंटा जाया हो जाएगा। देखें प्लीज, मैं इस तरह बगैर गिफ्ट के जाते अच्छी लगूंगी क्या? वो रुहासी हो गई। वो बाइक स्टार्ट करने लगा। थोड़ा आगे जाकर एक सुपर स्टोर पर बाइक रोक दी। आप यहाँ से गिफ्ट खरीद लें, मगर मेरे पास पैसे? वो मैं दे दूंगा, मगर वो जी मिस आसमा, मेरे पास वक्त बहुत कम है, मैं वापस नहीं जा सकता। अगर गिफ्ट लेना है तो लें, वरना ऐसे ही चली जाए। उसका खराब मूड देखकर आसमा ने गिफ्ट खरीदने में ही आफियत जानी।
खुदा खुदा करके सहेली साहिबा का घर आया। नौशेर, आप मुझे 3 घंटे बाद पिक कर लीजिएगा। वो ये कहकर अंदर चली गई। बेवकूफ, कह ऐसे रही है जैसे मैं इसका ड्राइवर लगा हुआ हूँ। वो जलता भुनता घर पहुंचा। ए लड़की सुनो। किचन की तरफ बढ़ती शहजीन को उसने पुकारा। जी। मेरे लिए एक कप चाय बना दो, मैं अपने कमरे में हूँ। वो ये कहकर आगे बढ़ गया। उसके हुलिये से वो उसे मुलाजमा समझा था। पुराना सा जोड़ा पहने वो मिस्कीन सी शक्ल वाली लड़की बाकी घर वालों से मुख्तलिफ नजर आती थी। ताई साबरा ने उसे अपना सूट इस्त्री करने को दे दिया, जिसकी वजह से चाय लेकर जाने में देर हो गई थी। इतनी देर में नौशेरवा का गुस्सा उरूज पर पहुंच चुका था। चाय, उसके तेवर देखकर वो घबरा गई। ये चाय बन रही थी या पाए गलाए जा रहे थे? उसने घूरा। वो दरअसल इस घर के मुलाजिम भी मालिकों की तरह है, कोई काम ठीक से नहीं कर सकते। वो सख्त गुस्से में था। अच्छा भला पढ़ाई का मूड गारत हो गया था। ये चाय का क्या करूं? वो सहम कर बोली। मेरे सर पर डाल दो। वो गुर्राया। जी? क्या जी जी की रट लगा रखी है? जाओ जाकर अपना काम करो। जी बेहतर। वो वापस जाने लगी। स्टूपिड, ये चाय तो रखती जाओ। वो बुरी तरह जिद हुआ था। शहजीन फौरन चाय रखती ही चली गई। नौशेरवा बिल्कुल भूल गया कि 3 घंटे बाद आसमा को पिक करना था। उसने किसी को आगाह भी ना किया था। नौशेर बेटा, आसमा ने वापसी का कब कहा था? सफिया बेगम के याद दिलाने पर वो चौंका। 4 घंटों से ऊपर हो चुके थे। ओह, मैं आपको बताना भूल गया, आसमा ने 3 घंटे बाद आने का कहा था। हाय, मेरी बच्ची इंतजार में खड़ी होगी। जमात मेहरान अभी अपने अपने दफ्तर से थके आ रहे आए हैं। तुम ले आओ उसे। नॉट अगेन। वो दिल ही दिल में चिल्ला उठा, मगर मजबूरन उसे उठना पड़ा। नौशेरवा की गाड़ी ठीक हो गई थी। वो वर्कशॉप से गाड़ी घर ले आया था। सामने ही बरामदे की सीढ़ियों पर वो गुमसुम सी बैठी थी। नौशेरवा गाड़ी पोर्च में पार्क करके आगे बढ़ने लगा, फिर एकदम वापस पलट आया। सुनो लड़की, उसने पुकारा तो वो चौंक गई। जी? वो दुपट्टा दुरुस्त करती खड़ी हो गई। तुम्हारा नाम क्या है? उसके पूछने पर शहजीन ने एक लम्हे को निगाहें उठाकर उसे देखा। शहजीन। वो धीरे से बड़बड़ाई और उससे पहले कि वो कुछ कहता वो चली गई, जबकि नौशेरवा वहीं खड़ा उस लड़की का असरार जानने की कोशिश करने लगा। तुम कब से यहाँ मुलाजमत कर रही हो? वो पानी पीने आया था कि आटा गूंथती शहजीन को देखकर रुक गया। जाने क्यों उसे देखते ही नौशेरवा का दिल उससे बातें करने को चाहने लगता था। मालूम नहीं, मुख्तसर जवाब दिया। और तुम इतनी लाइल्म क्यों रहती हो? वो बिना जवाब दिए चुपचाप आटा लगे हाथ धोने लगी। तुम इतनी अजीब क्यों हो? कुछ बोलती ही नहीं। आपको इतनी दिलचस्पी क्यों है? मुझे यकीन नहीं आता कि तुम यहाँ की मुलाजमा हो। उस इससे पहले कि वो कुछ कहती, जमात आ गया। तुम चलो, अम्मी बुला रही हैं। जमात ने शहजीन से कहा और खुद भी नौशीरमा को घूरता बाहर निकल गया। नौशीरमा महज कंधे उचका कर रह गया। आसिमा की नौशीरमा में बढ़ती हुई दिलचस्पी घर वालों से मख्फी न थी। खुद नौशीरमा इस सूरत हाल से बेहद डिस्टर्ब था। वो आसिमा से जितना दूर रहने की कोशिश करता, वो उतना ही उसके गर्द मंडलाती रहती। उसके बरक्स नौशीरमा को लाताल्लुक सी और काम में मगन रहने वाली शहजीन अच्छी लगने लगी थी। वो अमूमन शाम की चाय अपने कमरे में मंगवा लिया करता था। उस रोज शहजीन चाय देने गई तो नौशेरवा ने उसे रोक लिया। सुनो, मुझे तुमसे बात करनी है। मेरे पास वक्त नहीं है। वो बाहर की तरफ बढ़ने लगी तो वो राह में हायल हो गया। तुम क्या हो? जी? वो उसके बेतुके सवाल पर हैरान हुई थी। इतने दिन हो गए मुझे यहाँ रहते हुए, मगर मैं तुम्हें नहीं समझ सका। आप मुझे समझ कर क्या करेंगे? मेरे रास्ते से हटे प्लीज। तुम बैठ जाओ, मैं तुम्हें खा तो नहीं जाऊंगा, मगर वो सिर्फ चंद लम्हे प्लीज। आप तुम हर वक्त इतनी सहमी हुई क्यों रहती हो? आप क्यों मेरे पीछे पड़ गए हैं? ये तुम हर सवाल के जवाब में दोबारा सवाल क्यों करती हो? क्योंकि आपके सवालों का मेरे पास कोई जवाब नहीं। गलत, बिल्कुल गलत। तुम जवाब देना ही नहीं चाहती। यही समझ ले, मगर क्यों? तुम ऐसी क्यों हो? आप आखिर एक मुलाजमा को इतनी अहमियत क्यों दे रहे हैं? खैर, इतना तो मैं जान गया हूँ कि तुम मुलाजमा नहीं हो। शहजीन बिना कोई जवाब दिए दरवाजे की तरफ बढ़ी। शहजीन, तुम्हारा नाम बहुत खूबसूरत है। उसके कहने पर एक लम्हे को वो रुकी। सिर्फ नाम खूबसूरत होने से मुकद्दर तो खूबसूरत नहीं हुआ करते। धीरे से कहती वो बाहर निकल गई। हर बार उस लड़की से बातें करने के बाद वो तशनगी सी महसूस करता था। हर मुलाकात के बाद अगली मुलाकात को दिल मचलने लगता था। अपनी इस कैफियत पर वो खुद भी हैरान था। मौसम बेहद खूबसूरत हो रहा था। आसमान पर घटा छाई थी। सबने हॉक्स बे जाने का प्रोग्राम बनाया। नौशीरवा को जबरदस्ती साथ चलने पर तैयार किया गया। मेहरान की गाड़ी में जमात, राना अपी, सफिया बेगम और साबरा बेगम थे, जबकि नौशीरवा की गाड़ी में आसिमा, हुमा, हम्माद और इमरान थे। ताया जान की तबीयत खराब थी और उनकी तीमारदारी के लिए शहजीन को घर पर छोड़ा जा रहा था। नौशीरवा को बहुत अजीब लग रहा था कि सब लोग तो जाएं, मगर शहजीन ना जाए। मेहरान की गाड़ी आगे निकल चुकी थी। नौशीरवा गाड़ी निकालते निकालते रुक गया। क्या हुआ? आसिमा ने फिक्रमंदी से पूछा। 1 मिनट, अभी आया। वो उतरकर अंदर की तरफ बढ़ गया। कुछ ही देर बाद वो शहजीन का हाथ थामे इधर आ रहा था। आसिमा का मूड यकसर बदल गया। हुमा की पेशानी पर बल पड़ गए थे। शहज़ीन की ना ना के बावजूद नौशेरवा ने उसे गाड़ी में बिठा दिया था। नौशेर भाई,
चले ना, वो लोग तो काफ़ी दूर निकल गए होंगे, इमरान ने झल्लाकर कहा था। शहज़ीन यूँ बैठी थी जैसे उससे कोई बहुत बड़ा जुर्म सरज़द हो गया हो। थोड़ी ही देर बाद वो हॉक्स बे पहुँच गए। शहज़ीन को साथ देखकर बाकी सब हैरान हुए थे। साबिरा और सफ़िया के चेहरों के ज़ाविये बिगड़ गए थे, मगर वो नौशीरवां की वजह से खामोश थी। तुम कैसे आ गई? जमात उसके पास आ धमका था। वो दरअसल इन्हें मैं यहाँ लाया हूँ। जवाब नौशीरवां की तरफ से आया था। आप देखें ना, सब लोग आ रहे थे तो इन्हें घर छोड़कर आना कुछ मुनासिब तो नहीं लगता ना? आप हमारे घर के मामलात में कुछ ज़्यादा दखल अंदाज़ी नहीं कर रहे? जमात लिहाज़ बालाए ताक रख कर बोला। कुछ दिनों से वो नौशीरवां की शहज़ीन में बढ़ती दिलचस्पी देख रहा था। सॉरी फॉर दैट। मैं दूसरों के मामलात में नहीं बोला करता। हाँ, अलबत्ता जहाँ बात इंसानी हुकूक की हो तो। नौशीरवां ने कसदन बात अधूरी छोड़कर एक गहरी नज़र जमात पर डाली। भई आप लोग किस बहस में पड़े हैं? चलें आएँ, पानी पानी में चलते हैं। हम्माद ने बोर होकर कहा था। राना आपी को पानी से डर लगता था। वो एक तरफ आई और चच्ची के साथ बैठी रही। शहज़ीन कदरे तनहा गोशे में एक बड़े पत्थर पर बैठ गई थी। बाकी सब खूब मस्ती कर रहे थे। एक दूसरे पर पानी उछाला जा रहा था। नौशेरवां उनके साथ खूब हल्ला गुल्ला कर रहा था। उसकी नज़र सोचों में गर्क शहज़ीन पर पड़ी तो वहीं चला आया। शहज़ीन, वो चौंक गई। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। देखो शहज़ीन, हम दोस्त हैं। तुम अपनी बातें मुझसे शेयर कर सकती हो। नहीं, मेरा कोई दोस्त नहीं है। ये तुमसे किसने कहा? 1 डेढ़ साल के अरसे में इतना तो मैं जान ही गई हूँ कि इस दुनिया में मेरा कोई दोस्त, कोई गमगुसार नहीं है। तुम इतनी पुरस्रार क्यों हो? आपको गलतफ़हमी हुई है। मैं भला पुरस्रार कैसे हो सकती हूँ? तुम बहुत मुख्तलिफ हो। किससे? आम लड़कियों से। मैं बहुत मामूली सी लड़की हूँ। नहीं, तुम नहीं जानती कि तुम कितनी गैर मामूली हो। तुम्हारी शख्सियत का ये इसरार तुम्हें बहुत अहम बनाता है। अच्छा, वो इस्तहज़ाइया अंदाज में हंसी। तो फिर आप ये इसरार क्यों जानना चाहते हैं? क्या मुझे गैर अहम करना मकसूद है? तुम्हारी बातें मुझे लाजवाब कर देती हैं। वो मुस्कुराया। और फिर भी आप मुझसे इतने सवाल करते हैं। अच्छा चलो, तुम मुझे कुछ अपने बारे में बताओ। मुझे दुखों की तशहीर पसंद नहीं है। कम ऑन शहज़ीन, वी आर फ्रेंड्स। ये आपसे किसने कहा? शहज़ीन, ज़िंदगी बहुत कठिन है। अरस्तू ने कहा था कि इंसान मुआशरती हैवान है और ये बिल्कुल ठीक है। इंसान को ज़िंदगी के हर मोड़ पर, हर कदम पर किसी न किसी दोस्त या हमदर्द की ज़रूरत रहती है। आप मेरे बारे में क्यों जानना चाहते हैं? क्योंकि तुम मुझे अच्छी लगी हो, वो साफ़गोई से बोला। मेरे बारे में जानकर आप क्या करेंगे? और कुछ ना सही, तुम्हारी दिलजोई तो कर सकता हूँ। यही तो मैं नहीं चाहती। तुम इतनी खुदअज़ियती का शिकार क्यों हो? आपके सवालों का मेरे पास और मेरे सवालों का आपके पास कोई जवाब नहीं है। क्या ये बेहतर नहीं है कि हम दोनों ही अपने-अपने सवालात अपने तक महदूद रहने दें? शहज़ीन, तुम अपने आप को अज़ियत देकर महज़ अपना नुकसान कर रही हो। आपको मुझसे इतनी हमदर्दी क्यों है, जबकि यहाँ तो अपने ही गैर बने हुए हैं? वो तल्ख़ी से मुस्कुराई। मुझे तुमसे हमदर्दी नहीं बल्कि तुम्हारा ख़्याल है। मैं नहीं जानता ये सब क्यों है और कैसे हुआ है, मगर ये हकीकत है कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी की तल्ख़ियों को कम करना चाहता हूँ। हो सके तो मेरी बातों पर गौर करना। वो उठकर चला गया। शहज़ीन की निगाहों ने ताहद्दे-नज़र उसका ताक़ुब किया था। तुम क्यों मेरी ज़िंदगी के साकित पानी में पत्थर फेंकने आ गए हो नौशीरवां अहमद शिराज़ी? मेरी ज़िंदगी और मेरा मुक़द्दर मेरे साथ मैं भला इतनी हमदर्दी और तवज्जो के काबिल कहाँ? मत करो ये सब कुछ। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे तुम्हारी हमदर्दी और तवज्जो की आदत हो जाए और ज़िंदगी का दायरा मेरे गर्द मज़ीद तंग हो जाए। खुदारा मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मैं मर जाना चाहती हूँ और तुम मेरे अंदर ज़िंदगी की जीने की उमंग पैदा करने की कोशिश कर रहे हो। खुदा के लिए ये ज़ुल्म मत करो। उसका दिल चिल्ला-चिल्ला कर दरख्वास्त कर रहा था, जबकि लब साकित और आँखें बिल्कुल खुश्क थीं। क्या कह रहा था वो? वो अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगी थी जब जमात राह में आ गया। कौन? वो यकसर अनजान थी। इतनी भोली तो नहीं हो जितना ज़ाहिर करती हो। जमात भाई, पता नहीं आप क्या कह रहे हैं। मोहतरमा शहज़ीन हाशमी साहिबा, मैं जनाब नौशीरवां अहमद शिराज़ी की बात कर रहा हूँ। वो तंज़ के नश्तर चला रहा था। कब? आज शाम को साहिल समुंदर पर। कुछ याद आया? आप क्यों पूछ रहे हैं? ये क्यों, कब और कैसे करना तुमने कहाँ से सीख लिया? सीधी तरह जवाब दो, मैं क्या पूछ रहा हूँ? वो गरजा था। कुछ नहीं कह रहे थे वो। वो आगे बढ़ने लगी तो जमात ने उसका बाजू दबोच लिया। अगर आज के बाद तुम मुझे उसके करीब नज़र आई तो अच्छा नहीं होगा। वो धमकी आमेज लहजे में कहता आगे बढ़ गया था। शहज़ीन महज उसे जाते हुए देख कर रह गई थी। शहज़ीन रोज़ाना नौशीरवां को चाय देने उसके कमरे में जाती तो न चाहते हुए भी वो उसकी बातें सुनने पर मजबूर हो जाती। रफ्ता-रफ्ता उसे उसकी बातें अच्छी लगने लगी थी। वो बहुत आम-आम सी चीज़ों पर बात करते थे। नौशीरवां अक्सर शहज़ीन को अच्छे-अच्छे राइटर्स की किताबें पढ़ने के लिए देता। उसी ने उसे अपनी तालीम दोबारा शुरू करने का मशवरा दिया। वो तो ठीक है नौशीर भाई, मगर मुझे डर है कि ताई जान और
चची कभी नहीं मानेंगी। उनकी अपनी बेटियाँ भी तो पढ़ रही हैं। तुम कहो तो मैं बात करूँ। नहीं, आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। इससे मेरी और आपकी पोज़ीशन बहुत नाज़ुक हो जाएगी। अच्छा, फिर तुम ऐसा करना कि रात को खाने के बाद तुम ये ज़िक्र छेड़ देना, मैं वहाँ तुम्हें सपोर्ट करूँगा। और मुझे यकीन है कि मेरे सामने आंटी इनकार नहीं करेंगी। नौशीरमा को इस घर में जितनी अहमियत दी जाती थी, उसी को मद्देनज़र रख के उसने कहा था, मैं ये भी करके देख लेती हूँ, मगर मुझे उम्मीद नहीं है कि वो मानेंगी। और फिर रात को ही उसने सबके सामने बात की थी। ताई साबरा और सफिया चची मुँह खोले उसे देख रही थीं। आंटी ये ठीक कह रही है। इससे पहले आपने उसे पढ़ने पर मजबूर क्यों नहीं किया? नौशीरमा साबरा बेगम से मुखातिब था। हाँ, वो भई हमने तो बड़ा कहा मगर इसका खुद ही पढ़ाई में जी ना लगता था। चलें अच्छा हुआ कि इसे खुद ही ख़्याल आ गया कि तालीम कितनी ज़रूरी है। नौशीरमा उसकी हिमायत कर रहा था, जो वहाँ पर मौजूद किसी भी फ़र्द को अच्छी नहीं लग रही थी। ताई और चची को नौशीरमा की वजह से इजाज़त देते ही बनी। अगले दिन ही नौशीरवाँ उसके लिए बीए के फॉर्म्स ले आया था। सब घरवाले शहज़ीन को खा जाने वाली नज़रों से देखते थे। सफ़िया चची नौशीरवाँ को आसिमा के लिए पसंद किए बैठी थी, जबकि ताई साबरा उसे हुमा के हवाले से देख रही थी। इतना खूबरू और दौलतमंद लड़का उन्हें भला और कहाँ मिल सकता था? इसलिए वो दोनों अपनी-अपनी जगह मसलहतन खामोश थीं। कुछ बोलकर वो नौशीरवाँ की नज़रों में बुरी नहीं बनना चाहती थीं। हाँ, अलबत्ता नौशीरवाँ की शहज़ीन में बढ़ती दिलचस्पी से वो बुरी तरह ख़ाइफ़ थी। राना आपी की शादी की डेट फिक्स हो गई थी। घर भर में गोया हलचल मची हुई थी। बाज़ारों के चक्कर पे चक्कर लग रहे थे। शहज़ीन इस तमाम हंगामे से दूर रहती थी। सुबह कॉलेज जाने से पहले नाश्ता बनाती, वापसी पर फुलके बनाना उसकी ड्यूटी में शामिल था। उसके बाद घर के दीगर काम निपटाती। रात को सोने से पहले कॉलेज का काम करती। शादी से 1 हफ्ते पहले उसने कॉलेज से छुट्टियाँ ले ली थी। घर मेहमानों से भरा हुआ था। शहज़ीन भाग-भाग कर सारे काम कर रही थी। हर किसी ने उसके बारे में पूछा था। नौशेरवां कुछ दिनों से अपने गाँव गया हुआ था। साबिरा बेगम ने उसके घर वालों को बतौर ख़ास मदऊ किया था। ऐन मेहंदी के रोज़ ही वो लोग पहुँचे थे। नौशीरवां की वालिदा और बड़ी भाभी आई थीं। आसिमा और हुमा, जिन्होंने अब तक किसी मेहमान को पूछा तक नहीं था, अब उनकी खातिरदारियों में लगी थीं। शहज़ीन किचन के कामों में बुरी तरह मसरूफ़ थी। "तुम अभी तक तैयार नहीं हुई?" नौशीरवां हैरान हुआ था। "वो आप कब आए?" "लड़की, मैं तो सुबह से आया हुआ हूँ। तुम ही इतनी मसरूफ़ हो कि उसने मुस्कुराकर बात अधूरी छोड़ दी थी। अच्छा चलो उठो, वो लड़के वाले आ गए हैं, तुम फौरन जाकर इंसानों वाले हुलिये में आओ। वो हुक्मिया अंदाज में बोला, मगर ये काम भी हो जाएंगे। चलो फटाफट तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें अपनी अम्मी और भाभी से मिलवाता हूँ। हरी अप। नौशेरवां ने उसको किचन से बाहर निकाला। फिरोजी सादा सा रेशमी सूट उसके वजूद पर सज सा गया था। धुला धुलाया सादा सा चेहरा निखरा निखरा लग रहा था। बालों की ढीली ढाली चुटिया बनाई हुई थी। फंक्शन अपने उरूज पर था। हुमा और आसमा खूब भड़कीले लिबास और डार्क मेकअप में थी। आओ मैं तुम्हें अपनी अम्मी से मिलवाता हूँ। नौशेरवां उसका हाथ थामकर उस सम चल पड़ा, जहाँ उसकी अम्मी और भाभी बैठी थी। सब लोग देख रहे थे और शहजीन पसीने पसीने हुई जा रही थी। इस तरह नौशेरवां का सबके सामने उसका हाथ पकड़ना उसके लिए किसी कयामत से कम ना था। मगर नौशेरवां को लोगों की परवाह न थी। शहजीन मेरी अम्मी और भाभी, और ये शहजीन है मेरी बहुत अच्छी सी दोस्त। वो तारुफ करवा रहा था। नौशेरवां की अम्मी कुछ मगरूर सी लगी। भाभी बड़ी शौक नजरों से कभी शहजीन को देखती तो कभी अपने देवर पर नजर डालती। जाने देवर भाभी में आंखों आंखों में क्या इशारे हो रहे थे। नौशेरवां के लबों पर बड़ी दिलकश सी मुस्कुराहट रक्षा थी। शहजीन उनसे मिलने के बाद बरामदे में खड़ी थी, जब एक झटके से उसे खींचा गया था। एक लम्हे को वो कुछ भी ना समझ पाई। वो उसका बाजू पकड़े अंदर की तरफ खींचता चला गया था। क्या लगता है वो तुम्हारा? जमात ने उसे एक झटके से बेड पर पटका था। वो हरासा सी उसे देखे गई। अब बोलती क्यों बंद हो गई है? जमात भाई, मैं तो जब मैंने मना किया है, फिर तुम भाग-भाग कर उसके पीछे क्यों जाती हो? वो गुर्राया। आपको गलतफहमी। शट अप! उसका हाथ उठा और शहज़ीन के गाल पर निशान जब्त कर गया। आखिरी बार वार्न कर रहा हूँ, दोबारा तुम मुझे उसके साथ नज़र आई तो वो हश्र करूँगा कि सारी दुनिया से मुँह छुपाती फिरोगी। उसकी कलाई मरोड़ी तो ढेर सारी काँच की चूड़ियाँ टूट कर फर्श पर बिखर गईं। शहज़ीन ने हरासा होकर अपना हाथ छुड़वाया और कमरे से बाहर निकल गई। तुम अभी तक यहाँ बैठी हो? बाहर दूल्हा वाले बारात लेकर आ गए हैं। नौशेरवां अंदर दाखिल हुआ तो शहज़ीन ने सहम कर दरवाजे की तरफ देखा। वो सारा दिन उससे दूर-दूर रही थी। लाशऊरी तौर पर वो जमात से खौफ महसूस कर रही थी। कल से आज तक वो मुसलसल जमात की घूरती हुई निगाहों की जद में रही थी। सोच क्या रही हो? चलो फटाफट तैयार हो जाओ। और उसे मजबूरन तैयार होना पड़ा। राना आपी की रुखसती के वक्त उसकी आंखें भी भर आई थी। शहज़ीन, नौशेरवां के पुकारने पर वो चौंकी। वो उसके बिल्कुल पीछे खड़ा था। जी, वो घबराई। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। कहाँ? अपने घर, और कहाँ? वो गहरी नज़रों से उसका चेहरा जाँचने लगा। तुम्हें कोई ऐतराज़ तो नहीं है? नहीं, मगर वो बस मुझे जवाब मिल गया है, अगर मगर रहने दो। वो मुतमईन हो गया।
शहज़ीन धीरे से मुस्कुराकर आगे बढ़ गई थी। वलीमे की तकरीब से वापसी पर रस्म के मुताबिक राना आपी और वसीम भाई साथ आए थे। मेरे सर में दर्द है, एक कप चाय का बनाकर दो मुझे। जमात के कहने पर वो बादल नख्वास्ता चाय बनाने लगी। एक के लिए बनाई तो सबको बनाकर देना पड़ी। इतनी देर से मैं यहाँ पड़ा सड़ रहा हूँ और तुम अब चाय ला रही हो? वो जमात भाई, चाय यहाँ रखो और दरवाजा बंद कर दो। जी, उसने चौंक कर देखा था। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा है? वो फुनकारा। मैं जाती हूँ। कपकपाते हाथों से चाय रखकर आगे बढ़ने लगी तो कलाई उसकी गिरफ्त में आ गई। मेरे मना करने के बावजूद तुम बाज ना आई। वो मैंने कहा था ना कि उससे बात मत करना। बोलो। उसकी आंखें खून आशाम लग रही थी। मैं तो वो बाकायदा कांपने लगी थी। मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगा कि तुम सारी जिंदगी याद करोगी। उसने धाड़ से दरवाजा बंद किया था। जमात का कमरा ऊपरी मंजिल पर था। घर के बाकी अफराद नीचे ड्राइंग रूम में थे। प्लीज प्लीज जमात भाई मुझे जाने दें, वो गिड़गिड़ाई। माफी तलाफी का वक्त गुजर गया। मैंने तुम्हें पहले ही तनबीह की थी। आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। मैं वो रोते रोते चिल्लाई, जाने उसमें इतनी ताकत कहाँ से आ गई कि इस लंबे चौड़े मजबूत मर्द को धक्का देकर बाहर की तरफ भाग गई। भागने के दौरान दुपट्टा वहीं गिर गया। भागते हुए वो सामने कॉरिडोर से गुजरते मेहरान से टकरा गई। क्या हुआ? क्या आफत आ गई? वो क्या मुसीबत है? बात क्या है? वो झल्लाया। वो जमात भाई मुझे। वो सिर्फ इतना कहकर मेहरान के शाने से लगकर सिसकने लगी थी। मेहरान की पेशानी पर बल पड़ गए। उसकी इतनी जुर्रत, तुम फिक्र ना करो, मैं उससे पूछता हूँ। मेहरान उसे थपकने लगा था। हाय अल्लाह! अम्मी, ताईजान, अब्बू, आपी! आसमा के चिल्लाने पर वो चौंकी। आन के आन में सारा घर वहां इकट्ठा हो गया। रंगे हाथों पकड़ा है मैंने इन्हें, आसमा ने कहा। क्या बकवास कर रही हो आसिमा? मेहरान चिल्लाया था। शहजीन एक तरफ खड़ी आंसू बहा रही थी। वो मजलूम होते हुए भी मुजरिम लग रही थी। अम्मी, अम्मी ये झूठ कह रही है। मैं तो बस, हमने अपनी आंखों से देख लिया, अब और क्या बाकी रह गया? ताई साबरा ने उसकी बात काटी। और तो और तू घुन्नी कलमुई डायन बेगैरत शहजीन को बुरी तरह पीटा जाने लगा। नौशीरवां और उसकी अम्मी और भाभी ने भी ये तमाशा देखा था। ताई जान, चच्ची, प्लीज मेरी बात तो सुने, हमने कुछ नहीं किया, मेरी बात तो सुने। वो पूरी तरह रो रही थी। उसने रोते रोते खामोश खड़े नौशीरवां की तरफ नजर की तो वो नजरें चुराने लगा। नौशीरवा की अम्मी और भाभी वापस मुड़ चुकी थी और नौशीरवा को भी साथ चलने का इशारा कर चुकी थी। नौशीरवा भी वापस मुड़ गया। गोया बदगुमानी का पौधा उग चुका था। शहजीन को अगर कोई अच्छी उम्मीद थी तो सिर्फ नौशीरवा से थी, मगर अब वो भी खत्म हो चुकी थी। उसने मज़ाहमत तर्क कर दी और चुपचाप पिटने लगी। बहुत हो गया अम्मी, बस करें ये तमाशा। क्यों एक बेकसूर लड़की पर जुल्म ढा रही हैं? मेहरान ने आगे बढ़कर शहजीन को उनके शिकंजे से निकाला। वो मेहरान के पीछे छुपकर खड़ी हो गई। और चची, आप पहले अपने बेटे को संभालिए। वो सफिया बेगम से मुखातिब हुआ। क्या मतलब? वो तुनक कर बोली। मतलब शाजी से पूछे। बोलो शाजी, बताओ क्या हुआ था? वो जमात भाई, मुझे वो चेहरा दोनों हाथों में छुपा कर रोने लगी थी। अम्मी, अम्मी ये बकवास करती है, इल्जाम लगा रही है मुझ पर। जमात भड़क उठा। असल बात यह है कि ये दोनों, उफ, अब मैं कैसे बताऊं? मैंने मना किया तो उल्टा मेरे सर इल्जाम थोप दिया। जमात कमीने जलील बोतान लगाता है। मेहरान और जमात गुत्थम गुत्था हो गए। उन्हें छुड़वाना मुश्किल हो गया। इतने में ताया अब्बू और चचा आ गए। उन्होंने दोनों को छुड़वाया। हालातों वाकयात मेहरान के खिलाफ थे। वो गुस्से में बकता झकता बाहर निकल गया। जमात को आसिमा और हम्माद ने जबरदस्ती कमरे में भेजा। राना आपी और वसीम भाई वापस चले गए। नौशीरवा की भाभी और वालिदा ने भी वापसी का कष्ट कर लिया। साबिरा बेगम ने बड़ी मुश्किल से उन्हें रोका। शहजीन को उसके कमरे में बंद कर दिया गया। शहज़ीन ने तमाम रात रोते हुए गुजारी। उसे अफ़सोस अपने ऊपर इल्ज़ाम लगने का नहीं था, बल्कि उसे नौशेरवां की नारसाई का दुःख रुला रहा था। उसे नौशेरवां से ऐसे रवैये की उम्मीद ना थी। उसकी नज़रों में शहज़ीन ने अपने लिए बदगुमानी और हकारत देखी थी। सुबह होते ही नौशीरवां और उसके घर वाले चले गए। ताया और चचा ने तो शहज़ीन से बात करना भी गवारा न किया। ताई साबरा उसकी शक्ल देखना नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से मेहरान घर छोड़कर चला गया था। चच्ची और ताई सबके जाने के बाद उसके पास आई थी और बिना कुछ पूछे उसे पीटना शुरू कर दिया था। वो बेहिस्सो हरकत बैठी चुपचाप मार खाती रही। जब वो दोनों मारते मारते थक गई तो खुद ही रुक गई। शहजीन का सुकून और इत्मीनान उनके गुस्से को मजीद हवा दे रहा था। अब बोलती क्यों नहीं, बेगैरत, बेहया, आवारा, खर्राफा कहीं की। तेरी वजह से मेरा बेटा घर छोड़कर चला गया, बदकिरदार माँ की। बस करें, बहुत हो गया। मुझे जो मर्जी कह ले, मगर मेरी माँ का नाम मत ले। वो एकदम बोल उठी। क्यों ना लूं नाम? एक नहीं 100 बार कहूंगी कि तेरी माँ भी बदकिरदार थी और तू भी वैसी ही है। बस, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। खबरदार किसी ने मेरी माँ का नाम लिया। उसमें जाने इतनी जुर्रत कहाँ से आ गई थी? साबिरा और सफिया उसकी इस हिम्मत पर बेहद हैरान थी। उफ तक ना करने वाली आज उनके मुकाबिल खड़ी हो गई थी। अरे जबान तो देखो कैसे कतर कतर चलती है। मैं तो कहती हूँ
इसके ताया और चचा से कहकर इसको कहीं चलता करो, सफिया बेगम ने कहा और वो दोनों कमरा बंद करके बाहर चली गई। वो 2 दिन से कमरे में बंद थी, किसी ने उससे खाने तक का भी पूछना गवारा नहीं किया था। तीसरे दिन हुमा उसको खाना देने आई थी। ये खा लो, और हाँ, आज रात को तुम्हारा निकाह है। वो इतना कहकर बाहर निकल गई। निकाह? मेरा निकाह? मगर किससे? मेहरान भाई? नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? मेरे अल्लाह, मुझ पर रहम कर। वो सोचो के गिरदाम में फंसी रही। 2 दिन से खाना ना खाने की वजह से नकाहत हो रही थी। मजबूरन खाना जहर मार करना पड़ा। ये पहन लो। चची ने आसमा का पुराना मगर कदरे बेहतर सूट उसको दिया। प्लीज मुझ पर ये जुल्म ना करें, मेहरान भाई बेकसूर है। निकाह से कुछ देर पहले वो रोने लगी थी। चुप करके बैठी रह। तुम्हारी शादी फहीम से हो रही है क्या? मगर वो उससे आगे कुछ ना बोल सकी थी। अचानक फायरिंग की आवाजें आने लगी। हाय मेरे अल्लाह, ये क्या हो गया? ताई साबरा घबरा गई। हुमा ने पर्दा खिसकाकर बाहर देखा तो उसकी चीख निकल गई। 4 नकाबपोश लॉन में मौजूद मर्दों को सर्वेंट क्वार्टर की तरफ धकेल रहे थे। अम्मी, ये तो डाकू हैं, वो चिल्लाई। इससे पहले कि वो दरवाजा बंद करती, वो चारों अंदर घुस आए। सबकी चीखें निकल गईं। खामोश, उनमें से एक दहाड़ा। घर तो अच्छा खासा है, मुझे तो भूख लगी है। वो आपस में गुफ्तगू करने लगे। तू तो वैसे ही नदीदा है। एक ने उसके शाने पर धप रसीद की। सब घर वाले हैरत से आंखें फाड़े उन्हें गुफ्तगू करते देख रहे थे। वो अपनी नोयत के मुख्तलिफ डाकू थे। सुनो लड़की, जाकर हमारे लिए कॉफी बनाओ, ब्लैक स्ट्रॉन्ग विद क्रीम डिप। एक ने हुमा की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैं? जी मलका आलिया, आपसे ही कहा है, मगर मुझे तो कॉफी बनाना नहीं आती। व्हाट? तुम कैसी औरत हो, तुम्हें कॉफी बनाना नहीं आती? उफ, वो बहस छोड़ो। तुम में से जिसको भी कॉफी बनाना आती है जाकर बनाए, दूसरे ने उकता कर कहा और पैर पसार कर सोफे पर बैठ गया। शहजीन खामोशी से उठकर किचन की तरफ बढ़ गई। डाकुओं का एक साथी उसके पीछे पीछे किचन में चला आया। शहजीन कॉफी बना रही थी जबकि वो उसके सर पर खड़ा था। उसका हाथ बार बार लरजने लगता था। तुम इतनी नर्वस क्यों हो रही हो? जी, तुम जैसे जी जी करने वाली लड़कियां जहर लगती हैं मुझे। वो फ्रिज खोल कर देखने लगा। ओह, कॉफी केक। कॉफी के साथ खूब मजा देगा। उसके पीसेस करके साथ रख दो। वो उससे यूं मुखातिब था जैसे बरसों की शनासाई हो। शहजीन ने केक थाम लिया। वो हैरत ज़दा सी खड़ी थी। अपने अंदाज और लबो लहजे से वो बिल्कुल डाकू नहीं लगता था। ए, तुम कहाँ जा रही हो? हुमा को अंदर की तरफ बढ़ता देखकर एक साथी चिल्लाया। वो, मैं बाथरूम। ठीक है, जाओ। और सुनो, ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश की तो इन सबको भून कर रख दूंगा। हुमा ने अंदर जाकर झपट कर कार्डलेस उठाया और बाथरूम में घुस गई। पुलिस स्टेशन का नंबर तो मुझे मालूम ही नहीं है, अब क्या करूं? वो बेचैनी से इधर उधर चकराने लगी। फिर एक ख्याल आने पर साथ वालों का नंबर डायल किया। हेलो हेलो, मैं आपके बराबर वाले घर से बोल रही हूँ। वो हमारे घर डाकू आ गए हैं जी, प्लीज आप पुलिस पुलिस को फोन कर दीजिए। जी, बड़ी मेहरबानी। उसने लाइन डिस्कनेक्ट करके सुख का सांस लिया। लो भाई, कॉफी के साथ कॉफी केक का मजा लो। उसने ट्रे सेंटर टेबल पर रखा। यार फटाफट काम पूरा करो, वहां सर्वेंट क्वार्टर में बेचारों का दम घुट रहा होगा। एक डाकू मुस्कुराया। अभी वो खा पी कर फारिग ही हुए थे कि पुलिस की गाड़ियों के सायरन की आवाजें आने लगी। लगता है पुलिस आ गई। वो घबरा गए। ये लड़की, इसी ने बुलाया है पुलिस को। एक गुर्रा कर हुमा की तरफ लपका। वो चीख मारकर पीछे हटी। दफा करो इसे, यहाँ से निकलने का तरीका सोचो। उनमें से एक ने खिड़की से बाहर झाँका। हम बआसानी यहाँ से निकल जाएंगे। वो कैसे? ऐसे। उसने आगे बढ़कर करीब ही खड़ी शहज़ीन को दबोच लिया। शहज़ीन की चीख निकल गई। वो चारों शहज़ीन को लेकर बाहर की तरफ बढ़े। आगे मत बढ़ना वरना इस लड़की को जान से मार दूंगा। शहज़ीन को यरगमाल बनाकर वो बआसानी पुलिस के दरमियान से गुजरकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गए। कुछ दूर तक पुलिस की गाड़ियों ने उनका पीछा किया था। ट्रैफिक के रश का फायदा उठाते हुए वो बहुत जल्द पुलिस की नजरों से ओझल हो गए थे। शुक्र है बच गए, राहिल ने गाड़ी की रफ्तार धीमी करते हुए कहा। पहला ही एक्सपीरियंस इतना खराब हुआ है। दाइब ने बालों में हाथ चलाया। इस लड़की का क्या करें? अचानक राहिल की नजर दाइब और उस्मान के दरमियान बैठी लड़की पर पड़ी। ये तो लगता है बेहोश हो गई है। दाइब ने उसके ढलके सर को अपने हाथों से उठाया। तुम्हें जरूरत क्या थी इस लड़की को साथ लाने की? शाहजार दाइब की तरफ मुतवज्जह हुआ। माशाअल्लाह, मौसूफ फरमा रहे हैं, जरूरत क्या थी? अबे उल्लू, इसी की वजह से तो आज पुलिस की चंगुल से बच कर आए हैं। तो और क्या? अगर दाइब की समझदारी वक्त पर काम ना करती तो आज हम चारों जेल में बैठे पुलिस के इस छत्तर से मार खा रहे होते, जिस पर लिखा होता है, चन कत्था गुजारी आई रात वे। उस्मान ने बात मजाक में उड़ाई। ये अच्छा नहीं हुआ। राहिल ने तअस्सुब से सर हिलाया। ऐसा करते हैं, इसे वापस उसके घर छोड़ आते हैं। उस्मान ने मशवरा दिया। क्यों नहीं, मगर वहां हमारे इस्तकबाल को अभी तक पुलिस खड़ी होगी। दाइब ने तंज से कहा।
फिर ऐसा करते हैं, उस इसे यहीं सड़क पर छोड़ जाते हैं, हमारे सर से तो बला टले। उस्मान ने कहा, ये तो जुल्म है, ऐसा हरगिज नहीं करना। शाहजार ने कहा, फिर क्या करें, इसको साथ लिए लिए कहाँ फिरेंगे। राहिल ने कहा, आज रात तो दाइब के फ्लैट पर गुजारते हैं, कल देखेंगे क्या करना है। उस्मान ने मशवरा दिया जो सबके दिल को लगा। थोड़ी ही देर बाद वो दाइब के फ्लैट पर थे। उस लड़की को तो होश में लाओ। दाइब के कहने पर शाहजार ने पानी के छींटे उसके मुंह पर मारे। पापा, उसने करा कर धीरे से आंखें खोली थी। अपने ऊपर चार लड़कों को झुका देखकर उसने फलक शिगाफ चीख मारी। वो चारों उछल कर पीछे हटे। नॉनसेंस, शाहजार ने मुंह बनाया। शहजीन ने हरासा होकर अपने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई। वो इस वक्त सोफे पर मौजूद थी। वॉल टू वॉल कारपेटेड कमरा था। ब्राउन बेड, सोफे, पर्दे और ब्राउन ही कालीन था। बेड की साइड टेबल पर टेबल लैंप रखा था। दूसरी तरफ टेलीफोन सेट और एक डायरी पड़ी थी। सामने दीवार पर मुख्तलिफ पोस्टर्स लगे थे। वार्डरोब खाली थी, जिसमें धुसे हुए कपड़े झांक रहे थे। सोफे के सामने पड़ी मेज के नीचे मैगजीन्स और ड्राई फ्रूट्स के छिलकों का ढेर पड़ा था। बेड के नीचे से जूते और उनमें ठुसे हुए मोजे झांक रहे थे। उसने एक ही नजर में जायजा ले लिया था। मैं कहाँ हूँ? उसकी मरी मरी सी आवाज निकली। नरक में, उस्मान ने फौरन जवाब दिया। फॉर गॉड सेक यार, कितनी दफा कहा है इंडियन मूवीज कम देखा करो। दाइब ने उसे लताड़ा। सॉरी, अब मैं स्टूपिड सी पाकिस्तानी मूवीज तो देखने से रहा। उस्मान ने मुंह बनाया। एक तरफ तो इंडिया के खिलाफ बोलते रहते हो और दूसरी तरफ उन्हीं की फिल्में देखते हो। अभी मैं इतना पागल नहीं हुआ कि वुमेन की धोबन जैसी हीरोइन को खेतों को तबाह करते हुए देख सकूं। यानी थोड़े पागल तो हो। उफ़ो, तुम लोग किस बहस में पड़ गए हो? राहिल ने उकता कर कहा। ऐसा करते हैं, इसको इसके घर छोड़ आते हैं। अब तक तो पुलिस जा चुकी होगी। उस्मान ने कहा, यानी इतनी दूर दोबारा? नो, मुझ में हिम्मत नहीं है। शाहजार बेड पर गिरने के से अंदाज में बैठ गया। फिर सुबह कुछ तय करेंगे, अब तो नींद आ रही है। दाइब ने जमाई लेते हुए कहा। वो लोग आपस में बातें कर रहे थे और शहजीन हमन्नकों की तरह उनके मुंह देख रही थी। मुझे भूख लग रही है, उस्मान ने दुहाई दी। कमीने, अभी तो कॉफी और केक ठूस कर आया है। राहिल ने उसकी पीठ पर धप रसीद की। तू क्यों मर रहा है? तेरे बाप का तो नहीं खा रहा। उस्मान ने पीठ सहलाते हुए कहा। अपने बाप का भी नहीं खा रहा। राहिल ने दूबदू जवाब दिया। जिसको भी भूख लगी है खुद ही किचन में जाकर खा ले। दाइब बेड पर फैल कर लेट गया। शाहजार उसके बराबर लेटा था। उस्मान किचन की तरफ चला गया। राहिल ने दाइब के सर के नीचे से तकिया खींचकर कालीन पर रखा और खुद लेट गया। जवाबन दाइब ने फोन के करीब रखी डायरी उसे दे मारी। वो बिलबिला कर उठा। क्या मुसीबत है? सोने भी दोगे कि नहीं? वो चिल्लाया। जवाबन राहील और दायब अच्छे बच्चे बनकर लेट गए। शाहजार के गुस्से से वो तीनों डरते थे। अचानक उस्मान की चीखों की आवाज पर वो तीनों दौड़कर किचन की तरफ गए। क्या हुआ? वो वहां फ्रिज के नीचे इतना मोटा चूहा। दत्त तेरी की कमीना! राहील ने सर झटका। तेरे अंदर तो मुझे किसी मरे हुए चूहे की रूह लगती है, मनहूस डरपोक। दायब ने उसे बुरी तरह लताड़ा। शाहजार बिना कुछ कहे सर झटक कर वापस मुड़ गया। शहजीन सर घुटनों में दिए सिसक रही थी। क्या मुसीबत है? क्यों रो रही हो? वो बिगड़ कर बोला। शहज़ीन ने रोते-रोते सर उठाया। आँसुओं से मुतवर्रम चेहरा और सुर्ख होती नाक, वो बेहद हसीन लग रही थी। शाहज़ार बेड पर जाकर बैठ गया। शहज़ीन बदस्तूर रोती रही। अब अगर आवाज़ निकाली तो गला दबा दूँगा, वो दहाड़ा। शहज़ीन सहम गई। दाइब, राहिल और उस्मान आगे-पीछे अंदर दाखिल हुए। यार, लाइट ऑफ कर दे। शदीद नींद आ रही है। दाइब नींद का बहुत कच्चा था। राहिल लाइट ऑफ करते-करते रुक गया। इसका क्या करें? शहज़ीन की तरफ इशारा किया। वाक़ई ये तो हमने सोचा ही नहीं था। ताइब ने कहा, साथ वाला कमरा भी तो है। सुनो लड़की, तुम वहां जाकर सो जाओ। शाहजहां ने बेजारी से उसे मुखातिब किया। वो टस से मस ना हुई। सुना नहीं तुमने? वो गरजा। इजी यार, वो बेचारी खौफजदा है और तुम अपने खूंखार अंदाज से उसे मजीद डरा रहे हो। उस्मान ने कहा और फिर शहजीन की तरफ मुतवज्जो हुआ। सुनो, इधर मेरे साथ आओ। वो फिर भी वहां से ना हिली। उफ़, मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगा, चलो आओ। मगर वो तो गोया पत्थर की हो गई थी। ठीक है, फिर सारी रात इसी तरह बैठी रहो। नेकी का तो जमाना ही नहीं रहा। उसने खफा होकर लाइट ऑफ कर दी। कमरे में एकदम अंधेरा छा गया। शाहज़ाद और दाएब बेड पर लेट गए। राहिल और उस्मान नीचे कालीन पर सो गए। अंधेरे से आंखें मानूस हुई तो कमरे का माहौल वाज़े हुआ। शहज़ीन सोफे के कोने में दुपक कर बैठी रही। वो चारों थोड़ी ही देर में गाफिल हो गए थे। शहज़ीन कुछ देर सर घुटनों में दिए सिसकती रही। फिर ज़रा आंसू थमे तो ध्यान घर की तरफ चला गया। ओह! आज तो मेरा निकाह था। उसे गोया याद आया। वहाँ सब परेशान हो रहे होंगे। एकदम ख़्याल आया, परेशान और तुम्हारे लिए? हा हा, शहज़ीन बीबी, वो तो जान छूट जाने पर शुक्र अदा कर रहे होंगे। अंदर कोई हँसा था। इन्हीं सोचे में उलझ थी। सारी रात ऐसे ही बैठी रही। एक अनजाना सा खौफ उसकी नींद पर हावी हो गया था। मैं तो कहती हूँ कि इसका अपना कोई चक्कर होगा, जभी तो निकाह के रोज़ ही उसका आशिक उसे ले गया। ताई साबरा की सोच बस यहीं तक काम करती थी। तो और क्या, लो बताओ भला, डाकू क्या ऐसे होते हैं? न कुछ लिया न उठाया, बस लड़की को लेकर चलते बने।
मैंने तो हाशमी साहब से कह दिया है कि वो अपनी मर्ज़ी से गई है, कोई ज़रूरत नहीं है थाने कचहरियों के चक्कर काटने की। सफ़िया चच्ची ने कहा, मैं तो कहती हूँ अच्छा हुआ कमबख्त से जान छूट गई। बस मेरा मेहरान घर वापस आ जाए। साबरा बेगम ने एक सर्द आह भरी। नौशीरवां उस दिन के बाद से वापस ही नहीं आया। बच्चा बेचारा क्या सोचता होगा कि इस घर की लड़कियां, अरे वो अच्छी तरह जानता है कि वो बदबख्त हमारे घर में मुलाजमा जैसी थी। भला उसका और हमारी मासूम बच्चियों का क्या मुकाबला। अम्मी अम्मी, मेहरान भाई आ गए। इमरान दौड़ता हुआ आया। क्या? मेरा बच्चा आ गया, मेरा लाल, मेरा चांद। ताई साबरा बेकरार होकर उठी। सामने ही मेहरान चला आ रहा था। वो पूरे 4 दिन बाद घर आया था, थका थका सा, कमजोर सा। मेरा चांद, मेरे जिगर का टुकड़ा, कहाँ चला गया था माँ को छोड़ के? वो उसके गले लगकर रोने लगी। आपको जब मुझ पर एतबार ही नहीं रहा? ना ना मेरे बच्चे, मुझे तुझ पर पूरा एतबार है, बस अब कहीं ना जाना। कैसे हो मेहरान? जमात कमीनगी से मुस्कुराता उसके सामने आ गया। अम्मी इसे कह दे मेरे मुंह ना लगा करे। वो ये कहकर अंदर की तरफ बढ़ गया। जमात सीटी पर इंग्लिश गाने की धुन बजाता बाहर चला गया। सुबह होने से थोड़ी ही देर पहले उसकी आंख लगी थी। दायब कुछ देर यूं ही कसलमंदी से बिस्तर में लेटा रहा। टाइम देखा तो सुबह के 9 बज रहे थे। अबे उठ जा, दिन चढ़ आया है। उसने शाहजार के सर के नीचे से तकिया और राहिल के ऊपर से कंबल खींचा, मगर वो दोनों ढीठ दोबारा सो गए। वॉशरूम की तरफ जाते हुए उसकी नजर सोफे पर सोई हुई शैज़ीन पर पड़ी। शायद सारी रात रोती रही थी। गालों पर आंसुओं के निशान थे। वो बिलाशुबहा बेहद हसीन थी और सोते हुए बेहद दिलकश लग रही थी। वो बगौर उसके चेहरे के नकूश जांचने लगा। एक नादीदा एहसास के तहत शैज़ीन की आंख खुल गई। उस पर झुका दायब एकदम गड़बड़ा कर सीधा हुआ और वॉशरूम की तरफ चला गया। एक ही जगह बैठे-बैठे उसकी टांगें अकड़ने लगी थी। वो धीरे से उठी और कमरे से बाहर आ गई। ये शायद टीवी लाउंज और ड्राइंग रूम के तौर पर इस्तेमाल होता था। वो कुछ देर इधर-उधर टहलती रही। सुनो, दायब की आवाज़ पर वो पलटी और कुछ खौफज़दा होकर पीछे की तरफ हटी। देखो, डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। वो फिर भी खड़ी रही। जो भी हुआ मुझे हमें हमें बहुत अफ़सोस है। हम कोई आदी चोर या डाकू नहीं है, बस वो किससे बातें कर रहा है सुबह ही सुबह। शाहज़ाद उधर ही चला आया। शाज़ीन को देखकर एकदम रुक गया। सुनो, तुम फ़िक्रमंद न हो, हम अभी तुम्हारे घर छोड़ आएँगे। शाहज़ाद ने गोया तसल्ली दी। मेरा घर? हाँ, तुम्हारा घर, मगर मेरा तो कोई घर नहीं है। उसका अंदाज़ खोया-खोया सा था। मेरा ख़्याल है सदमे से बेचारी का दिमाग चल गया है। शाहज़ाद ने मज़ाक में बात उड़ाई। मैं सच कह रही हूँ, मेरा कोई घर नहीं है, कोई नहीं है मेरा इस दुनिया में। वो सिसकने लगी थी। दायब और शाहज़ाद ने उलझकर एक दूसरे की तरफ देखा। देखो, तुम रो नहीं, हम तुम्हें बहिफ़ाज़त तुम्हारे घर पहुँचा देंगे। दायब ने कहा, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। लड़की, तुम्हारा दिमाग तो दुरुस्त है, वहाँ नहीं जाओगी तो फिर कहाँ जाओगी? आप मुझे मार डालें, ज़िंदा दरगोर कर दें, मगर अब मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। मगर क्यों? वो मुझे कबूल नहीं करेंगे। उसने रोते-रोते सर झुका लिया। आई सी, शाहज़ाद की कुशादा पेशानी पर शिकनें पड़ गईं। दायब भी पुरसोच अंदाज़ में सर हिलाने लगा। मगर वो तुम्हें कबूल क्यों नहीं करेंगे? तुम उनकी बेटी नहीं हूँ, मैं उनकी बेटी। यार, ये लड़की मेरी समझ से बाहर है। उसको समझने के लिए पेट भरा होना ज़रूरी है। खाली पेट इतनी बहस करना मेरे बस का काम नहीं है। मैं शॉवर ले लूँ, तुम जब तक नाश्ते का इंतज़ाम करो और इन मरदूदों को भी जगा दो। शाहज़ाद हिदायत देता वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। दाएब अंदर जाकर राहिल और उस्मान को जगाने लगा। शहज़ीन लाउंज में ही गुमसुम बैठी रही। मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? ताई साबरा और चची सफ़िया तो मुझे अपने घर में कदम भी ना रखने देंगी। ताया और चचा से क्या उम्मीद रखूँ? वो तो खुद अपनी बीवियों के इशारों पर नाचते हैं। ज़िंदगी तो मुझ पर पहले ही बहुत तंग थी, अब जी कर क्या करूँगी? जमात हाशमी, तुम ज़िंदगी भर खुशी के लिए तरसोगे, खुदा इंसाफ़ करने वाला है। उसने हथेली की पूँछ से आँसू साफ़ किए। नाश्ता बन गया? शाहज़ाद तौलिए से बाल रगड़ता बाहर निकला। नवाब की औलाद पूछ ऐसे रहा है जैसे यहाँ उसकी बीवी उसके नखरे उठाने के को बैठी है। राहिल ने जल कर कहा और ऑमलेट बनाने लगा। अबे ओ मरे हुए चूहे की रूह, चाय बना रहा है या अपने पाए गला रहा है? दायब उस्मान से मुखातिब हुआ जो काफी देर से चाय बनाने की कोशिशों में लगा था। बकवास बंद करो, एक तो तुम कमीनों के लिए चाय बना रहा हूँ, ऊपर से फिक्रेबाजी कर रहे हैं। इस राजकुमार को कोई कुछ नहीं कहता जो सुबह से मजे से शाही गुस्लखाने में घुसा हुआ है। हाँ भई, नाश्ता रेडी है। शाहज़ाद निखरा निखरा डाइनिंग टेबल की कुर्सी घसीट कर बैठ गया। महाराज, सब कुछ तैयार है, सिर्फ खाने की देर है। उस्मान ने तंज किया। शाहज़ाद मुस्कुराने लगा। महाराज, नाश्ता कर ले तो सारे बर्तन धो दीजिएगा। ताइब ने स्लाइस पर मक्खन लगाते हुए कहा। अब मैं बर्तन धोता क्या अच्छा लगूंगा? वैसे भी खुदा ने मुझे इन कामों के लिए थोड़ी पैदा किया है। अबे ओ हॉलीवुड के गेट के बाहर बैठने वाले हीरो, होश में आ जा। हमें भी खुदा ने तेरी खिदमतें करने के लिए इस दुनिया में नहीं भेजा। राहिल ने कहा, अच्छा यार, अब चाय तो दे दे।
शाहज़ार उस्मान से मुखातिब हुआ। उस्मान ने चाय के कप उन तीनों के सामने रखे और अपना कप लेकर कुछ किचन काउंटर पर चढ़कर बैठ गया। चाय पीते हुए उसकी नज़र सामने बैठी शहज़ीन पर पड़ी। ओए! उस्मान ने राहिल की कुर्सी को ठोकर मारी। राहिल के हाथ से कप छूटते-छूटते बचा। क्या मुसीबत है? तुझे चैन नहीं है? वो बिगड़ा। खुद तो मज़े से ठूस रहे हो, उस बेचारी को तो नाश्ते का पूछा तक नहीं है। उस्मान के कहने पर उन तीनों ने बेइख्तियार शहज़ीन की तरफ देखा था। सुनो, ये नाश्ता कर लो। दायब चाय का कप 2 स्लाइस और ऑमलेट लेकर उसके पास गया। मुझे भूख नहीं है, शहज़ीन ने सर घुटनों में दे दिया। तुम नाश्ता कर लो, फिर हम तुम्हें छोड़ आएँगे। कहाँ छोड़ आओगे मुझे? वो एकदम चिल्ला उठी। मैंने कहा ना मेरा कोई घर नहीं है। उसके चिल्लाने पर वो चारों परेशान हो गए। तू हट दायब, मैं बात करता हूँ। शाहज़ार उसकी तरफ आया। तुम्हारे साथ क्या ट्रेजेडी है? तुम इतनी खौफज़दा क्यों हो? शहज़ीन ने आँसू भरी आँखों से उसकी तरफ यूँ देखा जैसे कह रही हो, अगवा से बड़ी ट्रेजेडी क्या होगी? शाहज़ार बेइख्तियार नज़रें चुरा गया। तुम वहाँ क्यों नहीं जाना चाहती? आखिर ये क्या मामला है कि तुम अपने घर जाने को तैयार नहीं, जबकि हम बख़ुशी तुम्हें वहाँ छोड़ने को तैयार हैं? ठीक है, गलती हमसे हुई कि अपनी जान बचाने की खातिर तुम्हें ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया, मगर अब हम ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं कि तुम्हें बहिफ़ाज़त तुम्हारे घर छोड़ दें। शाहज़ार उसकी ज़िद पर भड़क उठा था। शहज़ीन की सिसकियाँ एकदम बंद हो गई थीं। शहज़ीन बीबी, क्या लगते हैं ये तेरे? तू किस बर्ते पर उनसे ज़िद कर रही है? तू चुपचाप घर चली जा, बाद की बाद में देखी जाएगी। तू एक है और ये 4 जवान लड़के, खुदा न ख़वास्ता उससे आगे सोच कर ही उसने झुरझुरी ली। करम नवाज़ी का शुक्रिया, मैं खुद चली जाऊँगी। उसने दुपट्टा दुरुस्त करके दरवाज़े की तरफ कदम बढ़ाए। दाहिब गाड़ी निकालो, मैं खुद उसे छोड़ कर आऊँगा। शाहज़ार ने अज़राए मज़ाक कहा, मैं चली जाऊँगी। वो बाहर निकल गई। शाहज़ार और दाइब उसके पीछे ही बाहर निकले। ठीक है, मगर एक नज़र इस बिल्डिंग से बाहर भी डाल लो। शहरी आबादी से ये जगह खासी दूर है। यहाँ दूर-दूर तक कोई रिक्शा या टैक्सी नहीं मिलेगी और तुम पैदल चल-चल कर मर जाओगी। अच्छा है ना मर जाऊँ। तुम बहुत ही अज़ियत पसंद हो। शाहज़ार की बात उसे माज़ी में ले गई। तुम इतनी खुद अज़ियती का शिकार क्यों हो? तुम अपने आप को अज़ियत देकर महज़ अपना नुकसान कर रही हो। मुझे तुमसे हमदर्दी नहीं बल्कि तुम्हारा ख़्याल है। ये हकीकत है कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी से तलख़ियों को कम करना चाहता हूँ। नौशेरवां की बातें याद करके एक तल्ख़ सी मुस्कुराहट उसके लबों को छू गई। माय गॉड! तुम तो मुझे पागल लगती हो। कभी रोने लगती हो, कभी खुद ब खुद हँसने लगती हो। क्या ख़्याल है दाहिब? रास्ते में कोई पागल खाना पड़ता है? वो शरारतन दाहिब से मुख़ातिब हुआ। शट अप यार! सुनो, तुम हम पर भरोसा करो। हम बहिफ़ाज़त तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आएँगे। दाइब के कहने पर वो गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ गई। शाहज़ाद ड्राइव कर रहा था। दाइब उसके साथ बैठा था। राहिल और उस्मान साथ नहीं आए थे। हाशमी विला के गेट से ज़रा दूर गाड़ी रुकी थी। अगर तुम मुझे ज़िंदा दफ़न कर देते तो कभी मुझे इतना अफ़सोस ना होता जितना मुझे यहाँ वापस लाने पर हो रहा है। गाड़ी से उतरते हुए उसने कहा। शाहज़ाद और दाइब दूर तक उसे जाता हुआ देखते रहे, जब तक कि वो हाशमी विला के गेट से अंदर दाखिल ना हो गई। तुझे हिम्मत कैसी हुई यहाँ कदम रखने की? जाने कहाँ मुँह काला करके फिर आ गई है हमारे सीनों पर मूँग दलने। ताई और चची की ज़बानें ज़हर उगल रही थीं। आसिमा, हुमा, हम्माद और इमरान तमाशा देखने के लिए खड़े थे। वो मुजरिमों की तरह सर झुकाए खड़ी थी। अब बोलती क्यों नहीं, बेगैरत, बेहया? चची ने 2 हथेली उसकी पीठ पर जमाए। चची, मैं बेकसूर हूँ। मुझे नहीं मालूम वो कौन लोग थे। वाह बीबी वाह! ये खूब कही तूने। तू समझती है यहाँ सब बेवकूफ़ बैठे हैं? बड़े ही शरीफ डाकू थे। जवान जहान लड़की को एक रात रखकर सुबह वापस भेज दिया बिना कुछ कहे। ताई साबरा चमक कर बोली। वो कट कर रह गई। मैं कहती हूँ जहां से आई है वहीं चली जा वापस। ये कूड़े का ढेर हम अपने घर में नहीं रख सकते। अपने ताया और चचा के आने से पहले चली जा। खुदा के लिए मुझ पर रहम करें, मैं बेकसूर हूँ, बेगुनाह हूँ। वो फरियाद करने लगी, मगर वहां सिर्फ पत्थर थे। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी, तुझे धक्के देकर निकालना पड़ेगा। चची ने उसे बाजू से पकड़कर बाहर निकाला। खुदा के लिए मुझ पर रहम करें, मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा कोई आसरा नहीं है। वो बुरी तरह बिलखने लगी थी। निकल यहाँ से ड्रामेबाज। ताई साबरा ने उसे धक्का दिया। सर दीवार से टकरा गया। पेशानी पर नन्हा सा गोमड़ बन गया। उसकी आहो-बुका का उन पर मुतल्लक असर न हुआ था और उसे घर से निकाल दिया गया। पापा मुझे यूँ तन्हा किसके सहारे छोड़ गए थे? मुझे भी अपने साथ ले जाते। पापा ये आपने अच्छा नहीं किया। देखें आज आपकी लाडली, आपकी शहज़ादी बिल्कुल बेआसरा होकर रह गई है। सड़क के ऐन दरमियान में चलते हुए वो बुरी तरह रो रही थी। मुझे मुझे मर जाना चाहिए। ये ख़्याल ज़हन में आते ही वो दीवानावार दौड़ने लगी थी। सामने से आती हुई गाड़ी के टायर चरचराए और फिर उसे कोई होश ना रहा। मैं बेकसूर, मत मारो। पापा मरना चाहती हूँ, मत मारो। होश में आते ही बेरब से जुमले उसकी ज़बान से अदा हुए थे। उसका जोर-जोर दुख रहा था। पूरे 2 दिन बाद उसे होश आया था। उसने उठने की कोशिश की तो जाने कौन-कौन से ज़ख्मों से टीसें उठने लगीं। डॉक्टर के कहने पर नर्स ने उसे सुकून का इंजेक्शन दे दिया। 3-4 दिन बाद वो कदरे बेहतर हुई। इर्द-गिर्द के माहौल से उसे अंदाज़ा हो गया था कि वो अस्पताल में थी।
वो अपने जिंदा बच जाने पर तकदीर से शाकी थी। डॉक्टर्स और नर्सें उसे जबरदस्ती दवाइयां खिलाते। एक औरत हम वक्त उसकी देखभाल पर मामूर थी। जाने वो कौन थी? 15 दिन बाद वो बिल्कुल ठीक हो गई थी। वो बेहद हैरान थी कि आखिर उस पर इतनी मेहरबानी कौन कर रहा है, और ये अगदा भी जल्द ही खुल गया जब उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया। वो औरत जो हॉस्पिटल में उसके साथ थी, उसके हमराह ड्राइवर के साथ बुखारी लॉज पहुंची थी। वो मुतजब्जब सी थी। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? एक पुरशफीक आवाज पर वो खड़ी हो गई। मूव कलर की साड़ी में मलबूस वो एक बेहद ग्रेसफुल सी खातून थी। ग्रे बाल जो जूड़े की सूरत में लिपटे हुए थे और रिमलेस फ्रेम का नफीस सा चश्मा उन्हें बेहद बावकार बना रहा था। शहज़ीन उनकी शख्सियत से मुतासिर हुए बिना न रह सकी। बैठ जाओ, वो उसे बैठने का इशारा करके खुद भी सामने सोफे पर विराजमान हो गई। तुम्हारे जहन में यकीनन हमारे मुतालिक सवालात होंगे, मगर उनके जवाब से पहले हम तुम्हारे मुतालिक जानना चाहेंगे। तुम कौन हो? किसकी बेटी हो? मरना क्यों चाहती थी? मैं वो आंसुओं का गोला हल्क में अटकने लगा। वो नम आंखें हाथ की पुश से साफ करने लगी। ओके, तुम अभी रिलैक्स करो, बाद में बातें होंगी। हाजरा बीबी को छोटे कमरे में पहुंचा दो। वो साड़ी का पल्लू संभालती उठ खड़ी हुई। शहज़ीन ने बेगम शहबाज बुखारी को अपने बारे में सब कुछ कह सुनाया था। वो फितरतन नरम दिल खातून थी। उन्होंने उसे अपने पास रख लिया। घर में उनके अलावा उनका बेटा, बहू और पोती पोता रहते थे। उन्होंने कभी भी बेगम शहबाज बुखारी के कामों में दखल-अंदाज़ी की कोशिश नहीं की थी। उनके बेटे और बहू की अपनी मसरूफ़ियात थीं। उनका पोता फ़हद बुखारी ऑस्ट्रेलिया में पढ़ता था और आजकल छुट्टियां गुज़ारने पाकिस्तान आया हुआ था। उनकी पोती अलीज़े आईबीए से बिज़नेस मैनेजमेंट में मास्टर्स कर रही थी। उसका भी ज़्यादातर वक़्त घर से बाहर गुज़रता था। शहज़ीन के आ जाने से बेगम साहिबा का ज़्यादातर वक़्त घर पर गुज़रने लगा था। उन्हें वो एकदम अपनी-अपनी सी लगने लगी थी। शहज़ीन उन्हें रोज़ाना अखबार पढ़कर सुनाया करती। उनके खाने का, कपड़ों और दवाओं का ख़्याल रखती। अक्सर उनके सर में तेल से मालिश किया करती। बेगम साहिबा के कहने पर ही उसने अपनी तालीम बरकरार रखने का फ़ैसला किया था। वो इस वक़्त भी उनके सर में तेल से मसाज कर रही थी जब फ़हद बुखारी अंदर दाखिल हुआ। हेलो ग्रैंडमा, वो उनके सामने झुका। हेलो माय चाइल्ड, उन्होंने उसकी पेशानी को चूमा। हेलो स्वीटी, उसने शहज़ीन की तरफ मुस्कुराहट पास की। वो इख़लाक़न भी ना मुस्कुरा सकी। उसे फ़हद बुखारी का ये तर्ज़ तख़ातिब कुछ अच्छा न लगा था, मगर वो हर बार उसे ऐसे ही मुख़ातिब करता था। दादू, मैं ज़रा किचन तक जा रही हूँ। वो पैरों में स्लीपर डालती बाहर आ गई। ग्रैंड माँ, इस पर चेक रखा करें, खा खा कर मोटी होती जा रही है। फैद ने जानबूझकर उसे सुनाने की खातिर बुलंद आवाज में कहा, मगर वो जा चुकी थी। बहुत सआदतमंद बच्ची है ग्रैंड माँ, बड़ी जल्दी उसने आपका दिल जीत लिया, ये वाकई उसका कारनामा है। वो मुस्कुराया। शरीर? बेगम साहबा ने उसको चपत रसीद की। अच्छा ये बताओ, कब तक हो यहाँ? नेक्स्ट मंडे मेरी फ्लाइट है। तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? मैं? ग्रैंड माँ, हाँ और कौन? ग्रैंड माँ, ये आपको आजकल मेरी शादी की इतनी फिक्र क्यों होने लगी है? ये तो एक फितरी सी ख्वाहिश है। आई एम सॉरी ग्रैंडमा, फिलहाल मैं इन सब झंझटों में नहीं पड़ना चाहता। वो मुस्कुराया। शहज़ीन दूध का ग्लास थामे अंदर दाखिल हुई। ग्रैंडमा, आपके पास स्वीटी है ना, फिर बहू की क्या जरूरत? फैद बुखारी के कहने पर जहां शहज़ीन ठिठकी थी, वहां बेगम साहबा भी एक लम्हे को शजदर रह गई थी। ओफो ग्रैंडमा, मैं तो इसलिए कह रहा था कि आपको तन्हा रहने से बोरियत होती थी, मगर अब तो स्वीटी है आपके पास, फिर मुझ गरीब को क्यों फंसवाने का इरादा है? फैद, कभी तो सीरियस हो जाया करो। अभी तो मैं जा रहा हूँ, बाद में इस टॉपिक पर बात होगी। वो हाथ हिलाता चला गया। दादू, दूध पी लें। शहजीन, ये क्या तुम मुझे रोजाना रात को सोने से पहले बच्चों की तरह दूध दे देती हो? आपकी सेहत के लिए ये जरूरी है। चलें अब आराम से पी लें। शहजीन ने दूध का गिलास उनकी तरफ बढ़ाया। कल फहद बुखारी वापस मेलबर्न जा रहा था, इसलिए आज सब लोग डिनर पर इकट्ठे थे। भाई, जब से शहजीन आई है खाना बहुत अच्छा बनने लगा है। आसिफ बुखारी ने कहा। क्या बात है स्वीटी, तुम्हारी बड़ी तारीफें होने लगी हैं। फहद उसकी तरफ देखकर शरारत से मुस्कुराया। वो खामोश रहने के अलावा और कर भी क्या सकती थी। ए लीजे, तुम कब आ रही हो सिडनी? फहद अब अलीजे से मुखातिब हुआ। अभी तो मेरा कोई इरादा नहीं है, शायद नेक्स्ट ईयर प्रोग्राम बन जाए। वो चिकन का टुकड़ा फोक में फंसाते हुए बोली। फहद, अगली बार आप आएंगे तो शादी के लिए ज़हनी तौर पर तैयार होकर आएंगे। बेगम नाजिया आसिफ बुखारी ने फहद को मुखातिब किया। माय गॉड, लगता है आजकल सारे घर को मेरी शादी का बुखार चढ़ा हुआ है। अभी चंद दिन पहले ग्रैंड माँ ने भी मुझसे यही कहा था। हाँ, तो मम्मी ने कुछ गलत तो नहीं कहा था? बेगम नाजिया ने सास की तायद की। एक शर्त पर करूंगा शादी। वो मुस्कुराया। वो क्या? वो ये कि मुझसे पहले लीज़े की शादी होगी। तो यूँ समझो कि अलीज़े की शादी भी रेडी है। बेगम नाजिया ने मुस्कुराते हुए कहा। व्हाट डू यू मीन मम्मा? अलीज़े के तेवर सख्त थे।
राय साहब अपने बेटे के लिए कह रहे हैं और भी एक दो प्रपोजल्स हैं, मगर राय साहब वाला प्रपोजल बेस्ट है। मैं किसी राय वाय के बेटे से शादी नहीं करूंगी। वो खाना छोड़कर चली गई। सबके अच्छे मूड का सत्यानाश हो गया। सुबह फहद बुखारी की फ्लाइट थी। सिवाय अलीजे के बाकी सब लोग उसे एयरपोर्ट छोड़ने जा रहे थे। अलीजा का मूड रात से ऑफ था। डियर सिस्टर, क्या अभी तक मूड ऑफ है? तुम जाओ फहद, तुम्हें देर हो रही है। भाई इतनी नाराजगी? तुम शादी नहीं करना चाहती, नो प्रॉब्लम, कोई तुम्हें फोर्स नहीं करेगा, लेकिन मूड तो दुरुस्त करो। वो उसे बाजू के हल्के में लिए हुए बाहर तक आया। माई स्वीट ब्रदर, टेक केयर। वो मुस्कुराई। थैंक्स। वो बाहर की तरफ बढ़ा। किचन के सामने से गुजरते हुए शैजीन पर नजर पड़ी। ए स्वीटी, तुम्हें मेरे जाने का इतना गम हो रहा है कि रोने लगी? मैं रो नहीं रही, प्याज काट रही हूँ। प्याज काटने का तो बहाना है। वो दिलकशी से मुस्कुराया। मैं इसके अलावा और क्या कह सकती हूँ कि आजकल लोग बहुत खुशफहम हो गए हैं। वो प्याज काटकर एक तरफ रखते हुए बोली और हाथ धोने के लिए सिंक की तरफ बढ़ गई। फैद बुखारी ने कहकहा लगाया, तुम्हें भी बोलना आता है? बदकिस्मती से जबान है मेरे पास। तुम शायद हर वक्त गुस्से में इसलिए रहती हो कि तुम गुस्से में और ज्यादा प्रीटी लगती हो। प्लीज आप मुझसे ऐसी बातें ना किया करें। फिर कैसी बातें करूं? वो उसकी तरफ झुका। बेगम नाजिया ने फहद को पुकारा तो वो बाहर जाते जाते उसकी तरफ पलटा। तुम वाकई पत्थर हो। वो धीरे से मुस्कुराकर बाहर निकल गया। मैं खुशफहमियों की दुनिया से निकल आई हूँ फहद बुखारी। वो महज सोच कर रह गई। शहजीन को बुखारी लॉज में रहते हुए 6 माह होने वाले थे, मगर आज तक घर के किसी फर्द ने उसे गैर नहीं समझा था। घर के मुलाजिम भी उसकी इज्जत करते थे। आजकल घर में शदीद टेंशन चल रही थी। वजह अलीजे के शादी न करने की जिद थी, जबकि आसिफ बुखारी और बेगम नाजिया जल्द अज जल्द उसकी शादी करना चाहते थे। लाख वो एडवांस और मॉडर्न सही, मगर हर माँ बाप की तरह वो बेटी के फर्ज से सुबकदोश होना चाहते थे। अली से, बेटा मुझे बताओ, तुम आखिर शादी क्यों नहीं करना चाहती? बेगम साहबा ने उससे पूछा। वो ग्रैंड माँ, एक्चुअली मैं किसी और को लाइक करती हूँ। अलीजे के कहने पर एक लम्हे को बेगम साहबा खामोश रह गई। कौन है वो? कैसा है? क्या करता है? खानदान कैसा है? ग्रैंड माँ बहुत अच्छा है। वो एकदम जज्बाती हो गई। करता क्या है? वो डैड के ऑफिस में काम करता है। व्हाट? होश में हो? बेगम साहबा एकदम हत्थे से उखड़ गई। अपने बाप के मुलाजिम से शादी करके हमारी नाक कटवाना चाहती हो? ग्रैंड माँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें नहीं, मगर हमें फर्क पड़ता है। हम कैसे 1-2 टके के मुलाजिम से ब्याह दे तुम्हें? ग्रैंड माँ, आप एक बार उससे मिल कर तो देखें। जिस गांव जाना नहीं उसके कोस गिनने से क्या फायदा? ठीक है, मगर आप मम्मा और डैड को बता दीजिएगा कि मेरी शादी का ख्याल दिल से निकाल दें। अगर मेरी शादी होगी तो सिर्फ जमात से, वरना किसी से नहीं। वो तनफन करती चली गई, जबकि बेगम साहबा गहरी सोच में गुम हो गई। उन्होंने आसिफ बुखारी या बेगम नाजिया को अभी कुछ बताना मुनासिब ना समझा। वो खुद ये मसला हल करना चाहती थी। उन्होंने अलीज़े से कहा कि वो जमात को घर बुलाए। शहज़ीन किचन में खड़ी रात के खाने की तैयारी कर रही थी, क्योंकि आज अलीज़े के किसी मेहमान को आना था। किचन की खिड़की बाहर लॉन में खुलती थी। वो सब कुछ तैयार कर चुकी थी। अलीज़े की गाड़ी अंदर दाखिल हुई। उसके साथ जो शख्स गाड़ी से उतरा था, उसे देखते ही शहज़ीन के हाथ से प्लेट छूटते-छूटते बची थी। शहज़ीन ने दोबारा देखा कि शायद देखने में गलती हुई हो, मगर वो 100% जमात हाशमी था, उसका सगा चचाजाद। अलीज़े और जमात हंसते मुस्कुराते अंदर की तरफ बढ़ गए थे। शहज़ीन के लिए खुद पर काबू पाना मुश्किल हो गया। 6 माह पहले के जख्म फिर से हरे हो गए थे। उसने हाजरा को मुनासिब हिदायत दी और खुद अपने कमरे में जाकर बंद हो गई। और फिर दूसरे दिन सुबह को ही कमरे से निकली थी। नाश्ते के बाद वो बेगम साहबा को अखबार पढ़कर सुनाने के लिए उनके कमरे की तरफ गई। शहज़ीन, रात तुम कुछ जल्दी सोने के लिए चली गई, तबीयत तो ठीक थी? जी दादू, बस वो ज़रा सर में दर्द हो रहा था। अच्छा अच्छा, दवा ली? जी ले ली थी। वो उन्हें अखबार पढ़कर सुनाने लगी। अच्छा अब बस करो, रोज़ एक ही तरह की खबरों से अखबार भरे पड़े होते हैं। पाकिस्तान, इंडिया, अमेरिका, उसामा, फ़िलिस्तीन, कश्मीर, इसराइल, उफ़ तौबा! एक ही तरह की खबरें पढ़-पढ़ कर उकताहट सी होने लगी है। बेगम साहबा ने आलमी हालात पर तबसरा किया। शहज़ीन खिलाफ़े मामूल जवाब में कुछ ना बोली, वरना वो बेगम साहबा के साथ मुल्की व गैर मुल्की हालात पर बेलाग तबसरे किया करती थी। दादू, रात को खाना ठीक बना था? वो मसरूफ़ से अंदाज में बोली और ऐसे ही दवाओं की तरतीब दुरुस्त करने लगी। खाना तो अच्छा बना था। जमात तारीफ़ कर रहा था। कौन जमात? अलीज़े का मेहमान। वो कुछ चुप-चुप सी थी। दादू, वो क्यों आया था? उसके गैर मुतवक्किल सवाल पर बेगम साहबा ने चौंक कर देखा। आज तक उसने कभी किसी की आमद की वजह दरियाफ्त नहीं की थी। उन्हें किसी गैर मामूलीपन का एहसास हुआ। शहज़ीन, इधर मेरे पास आकर बैठो। उन्होंने उसे अपने करीब बुलाया। दादू, वो मैं तो बस यूं ही पूछ रही थी। वो सर झुकाए अपने होंठ काटने लगी। दरअसल अलीज़े उससे शादी करना चाहती है। क्या? नहीं दादू, आप ऐसा मत होने दीजिएगा। वो एकदम घबरा कर बोली, मगर क्यों?
दादू वो शहज़ीन बेइख्तियार उनके घुटनों पर सर रखकर सिसकने लगी। बेगम साहिबा उसे देर तक थपकती रहीं। जब दिल का गुबार धुल गया तो उठकर बैठी। अब मुझे बताओ असली बात क्या है? क्या तुम जमात को जानती हो? जी दादू, ये वही जमात है, मेरा सगा चचाजाद, वही जमात हाशमी जिसने मुझे रुसवा करके रख दिया, मुझ पर कीचड़ उछाला। दादू वो हरगिज अच्छा आदमी नहीं है। प्लीज दादू, आप अलीज़ो को बचा लें। आप उसे और उसकी माँ को नहीं जानती, वो बहुत जालिम और लालची लोग हैं। बेगम साहिबा पुरसोच अंदाज में सर हिलाने लगी। मुझे भी उससे मिलकर तसल्ली नहीं हो रही थी। हालांकि बज़ाहिर तो खासा हैंडसम लड़का है, मगर खैर अच्छा हुआ तुमने उसकी असलियत बता दी। थैंक यू माई चाइल्ड। बेगम साहिबा ने उसे सीने से लगा लिया था। 2 दिन बाद अलीज़े ने जमात को चाय पर घर बुलवाया। वो दोनों लॉन में बैठे चाय पी रहे थे कि बेगम साहिबा वहां चली आई। उन्हें देखकर जमात अदब से खड़ा हुआ। शहज़ीन किचन की खिड़की से उन्हें देख रही थी। सुनो सुनो लड़के, आज के बाद इस घर में कदम रखने की कोशिश ना करना। वो बिला तमहीद गोया हुई। जी, वो सटपटाया। हम तुम्हें तनबीह कर रहे हैं। अगर फिर भी तुम बाज ना आए तो मजबूरन तुम्हें जॉब से फारिग करना पड़ेगा। ग्रैंड माँ प्लीज, आप तुम चुप रहो अलीज़े, और तुम फौरन यहाँ से चले जाओ और आज के बाद इधर का रुख ना करना। ग्रैंड माँ, ये मेरे मेहमान हैं, अलीज़े चिल्लाई। तुमने सुना नहीं हमने क्या कहा है? और आज के बाद अलीज़े से मिलने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। बेगम साहिबा अलीज़े को नजरअंदाज करके जमात से मुखातिब थी। अपनी इस इंसल्ट पर वो जलता भुनता बाहर निकल गया था। ग्रैंड माँ, आपने अच्छा नहीं किया, अलीज़े चिल्लाने लगी थी। गम और गुस्से से उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। यू शट अप अलीज़े, हमने जो किया ठीक किया। नहीं, आपने ठीक नहीं किया। मैं अपने आप को खत्म कर लूंगी, मैं इस घर को आग लगा दूंगी। अलीज़े, बेगम साहिबा का हाथ उठ गया, जिससे वो और ज्यादा चिल्लाने लगी थी। आसिफ बुखारी की गाड़ी अंदर दाखिल हुई तो बेगम साहिबा ने उन्हें हाथ के इशारे से बुलाया। ये अलीज़े को क्या हुआ? क्यों रो रही है ये? उन्होंने रोती बिलखती अलीज़े को संभाला। डैड, मैं सब कुछ खत्म कर दूंगी। अगर किसी ने मेरी खुशियों की राह में हायल होने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। होश में आओ अलीज़े। मम्मी, इसे क्या हुआ है? आसिफ बुखारी बेगम साहिबा से मुखातिब हुए। मोहब्बत का बुखार चढ़ गया है इसके सर पर। आसिफ, इसे समझाओ कि वालिदैन कभी औलाद का बुरा नहीं चाहते। बेगम साहिबा अंदर की तरफ बढ़ गई, जबकि आसिफ बुखारी अलीज़े को संभालने की कोशिश करने लगे। आसिफ बुखारी और बेगम नाजिया को जब असली सूरत हाल का इल्म हुआ तो वो भी बेगम साहिबा से मुत्तफिक हो गए। उन्होंने अलीज़े को हर तरह से समझाने की कोशिश की, मगर वो थी कि कुछ सुनने को तैयार ही ना थी। जवाबन उसका घर से बाहर निकलना बंद कर दिया गया, जिस पर वो मज़ीद सुलग गई। आसिफ बुखारी ने जमात को अपने ऑफिस में बुलाकर खूब इंसल्ट की थी और उसे अलीज़े से दूर रहने की हिदायत की थी। जमात सदा का बददिमाग था, दूसरे दिन ही इस्तीफा दे दिया। वो तो बॉस की बेटी को अपने जाल में फांस कर एक ही जुस्म में बुलंदी पर पहुंचना चाहता था। वो अलीज़े को तो अपने दाम में उलझाने में कामयाब हो गया था, मगर उसके घर वालों के आगे बेबस हो गया। सोने की चिड़िया हाथ से निकल गई, नौकरी चली गई। वो बेहद चिड़चिड़ा हो गया था। सारा सारा दिन घर में बैठा कुड़ता रहता, बात करो तो काट खाने को दौड़ता। घर वाले अलग उसे बात बात पर इस्तीफा देने के ताने देते। डिप्रेशन से तंग आकर उसने आरिज़ी सहारों में पनाह तलाश करना शुरू कर दी थी। शहरयार, कहाँ जा रहे हो बेटा? बेगम समीन राय ने पोर्टिको में खड़ी ब्लैक सिविक की तरफ बढ़ते हुए शहरयार से पूछा। फैक्ट्री जा रहा था मम्मी। वो उन्हीं की तरफ चला आया। आज रात का डिनर बुखारी साहब की तरफ है, जल्दी आ जाना और भाई को भी ताकीद कर देना। ये दावत खास तौर पर उसके लिए है। खास तौर पर भाई के लिए। मुझे कोई गड़बड़ लग रही है। शायरियार ने मानीखेज अंदाज में अबरूज चुकाए। बेगम समीन राय मुस्कुरा दी। हाँ, कुछ ऐसी ही बात है। फिर मेरा जाना तो कोई मानी नहीं रखता। उन्होंने पूरी फैमिली को इनवाइट किया है, जल्दी आ जाना। और सुनो, अपने डैडी को भी याद दिला देना, वो तो हैं ही सदा के भुलक्कड़। ओके मदर। वो की रिंग घुमाता गाड़ी की तरफ बढ़ गया। अलीज़ा अब खासी संभल चुकी थी। आसिफ बुखारी और बेगम नाजिया ने जाने किन किन दलाइल से उसे समझाया था। उसे बताया था कि उनके और जमात की फैमिली के सोशल स्टेटस में बहुत फर्क है। जितनी तनख्वाह जमात की थी, उतने रुपए तो वो 10 दिन में खर्च कर देने की आदी थी। हकीकत का ये रुख धीरे धीरे अलीज़े के जुनून में कमी कर रहा था। जज्बात को एक तरफ रखकर सोचा तो उसे वालिदैन की बात दुरुस्त लगी। वो खाली खोली मोहब्बत के सहारे जिंदगी गुजारने की कायल ना थी। वो लग्जरी लाइफ की आदी थी। वो फिर से यूनिवर्सिटी जाने लगी थी। जमात की परछाई तक उसने अपने ज़हन और दिल से खुरच डाली थी। वो फिर से अपनी ज़िंदगी में मगन हो गई थी और ये बात घर वालों के लिए बेहद इत्मीनान बख्श थी। बेगम साहिबा बुखारी को शहज़ीन और ज़्यादा अज़ीज़ हो गई थी कि उसकी वजह से अलीज़े की ज़िंदगी बर्बाद होने से बच गई थी। अगर शहज़ीन उन्हें जमात की असलियत ना बताती तो शायद वो अलीज़े के जुनून से मजबूर होकर उसकी ज़िद के आगे हथियार डाल देते। आसिफ बुखारी जल्द से जल्द अलीज़े की शादी कर देना चाहते थे और राय सिकंदर की फैमिली की दावत इसी सिलसिले की एक कड़ी थी।
बेगम नाजिया खिलाफ मामूल घर पर रहकर अपनी जेर निगरानी दावत का इंतजाम करवा रही थी। शहजीन उनके साथ लगी हुई थी। बेगम नाजिया लाशऊरी तौर पर हर मामले में शहजीन के मशवरे को अव्वलियत देने लगी थी। उन्हें उसकी काबिलियत पर पूरा भरोसा था। मेहमानों के आने में थोड़ा सा वक्त बाकी था। शहजीन ने सब कुछ तैयार करके खुद भी लिबास बदल लिया। मेहमानों के आने पर उसने मुख्तलिफ मशरूबात की ट्रॉली सेट करके मुलाजमा के हाथ ड्राइंग रूम में भिजवाई। घर में कोई भी मेहमान आता वो सामने ना आती थी। उसे लोगों से वहशत होने लगती थी। हर चेहरे में उसे फरेब और अय्यारी नजर आने लगती थी। ऐसे में वो खुद पर से इख्तियार खोने लगती थी। अपनी इन्हीं कैफियत की बदौलत वो तन्हाई पसंद हो गई थी। ड्रिंक्स भिजवाने के आधे घंटे बाद खाना लगाने का ऑर्डर मिला। वो तैयार शुदा खानों को माइक्रोवेव में गर्म करने लगी। राय सिकंदर के बेटे अलीज़े के साथ खुशगपियों में मगन थे। शहरयार तो बेहद खुशगुफ्तार था। हाँ, अलबत्ता उनके बड़े साहबजादे खासे अक्खड़ और सद मिजाज से थे। अलीज़े को वो लिया दिया सा शख्स कुछ खास अच्छा ना लगा था। उसे शोखो चंचल लोग पसंद थे। शहरयार की किसी बात पर बेतहाशा हंसते हुए अलीज़े ने बेइख्तियार करीब बैठे शाहजार के शाने पर हाथ मारा तो उसके हाथ में मौजूद कोल्ड ड्रिंक का ग्लास छूट गया। सारी ड्रिंक कपड़ों पर गिर गई। ओह आई एम सॉरी, वो फौरन माजरत करने लगी। इट्स ओके। वो टिश्यू पेपर से शर्ट साफ करने लगा। वॉशरूम किस तरफ है? उससे दरियाफ्त करने लगा। हाजरा साहब को वॉशरूम दिखाओ। वो करीब खड़ी मुलाजमा से मुखातिब हुई। वो हाजरा की रहनुमाई में वॉशरूम तक गया। मुलाज़िमा वापस जा चुकी थी। रास्ते में किचन पड़ता था। किचन के सामने से गुज़रते हुए वो एकदम रुक गया था। गुलाबी माइल, सफ़ेद रंगत और स्याह रेशमी बालों की चुटिया उसकी तवज्जो अपनी जानिब मबज़ूल करवा रही थी। वो बिना सोचे-समझे अंदर दाखिल हो गया। खाना गरम करती शहज़ीन ने आहट पर चौंक कर देखा। एक लम्हे को वो ठिठक कर रह गई थी। ज़रा-सी देर में उसकी निगाहों में शनासाई की चमक उभरी थी। वो भूली नहीं थी 7-8 माह पहले के वाक़ये को। शाहज़ार को भी वो कुछ जानी-पहचानी सी लगी थी। 7-8 माह पहले का वाक़या ज़हन से महव हो चुका था। शहज़ीन फिर से अपने काम में मसरूफ़ हो चुकी थी। आई एम सॉरी, मुझे लगा मैंने आपको कहीं देखा है। थोड़ी देर बाद उसकी माज़रत ख़्वाना आवाज़ उभरी। बहुत से चेहरे ऐसे होते हैं जिन्हें हम बहुत सरसरी अंदाज़ में देखते हैं, मगर उनकी धुंधली-सी तस्वीर ज़हन के किसी पर्दे पर नक़्श हो जाती है। उसने महज़ इतना ही कहा था कि शाहज़ार खुद से उलझता कुछ देर वहाँ खड़ा रहा, फिर वापस पलट आया। वो ये याद करने की कोशिश करने लगा कि आखिर उसने इसे कहाँ देखा था, मगर नाकाम रहा। कुछ था इस लड़की के लहजे में जिसने उसे डिस्टर्ब करके रख दिया था। खाना भी वो ठीक से ना खा सका। क्या बात है शाहज़ार, आप बहुत चुप-चुप बैठे हैं? बेगम साहिबा ने उसकी खामोशी नोट की। ऐसी तो कोई बात नहीं है, वो मुस्कुराया। दरअसल ये शुरू से ही ज़रा कम गो है। बेगम समीन राय ने कहा। ये और बात है कि ये शुरू कुछ देर पहले हुआ है। शहरयार ने धीमी आवाज़ में सरगोशी की, जिसे सिर्फ करीब बैठा शाहज़ार ही सुन सका। शाहज़ार ने अपना पैर शहरयार के पैर पर मारा। खाने के बाद राय सिकंदर और आसिफ बुखारी कारोबारी मामला डिस्कस करने लगे। अलीज़े को बेगम समीन ने अपने पास बुला लिया। क्या बात है शाहज़ार, तुम आज खिलाफ़े मामूल बहुत खामोश हो। शहरयार ने मौका देखकर उससे कहा। क्या बात है शहरयार, तुम्हारे आज बड़े दांत निकल रहे हैं। वो उसके अंदाज में दांत पीस कर बोला। तुम्हें अलीज़े कैसी लगी? बकवास बंद करो, ये भी कोई पूछने की जगह है? क्या हो रहा है भई? अलीज़े उधर चली आई। कुछ नहीं, वो दरअसल शाहज़ार कह रहा था कि उसे प्यास लगी है। शट अप यार। वो शहरयार को घूरने लगा। ये ऐसे ही फ़ुज़ूल बोलता रहता है। अरे आप भी बोलते हैं? वो मसनूई हैरत का इज़हार करने लगी। कल तक तो ये बेतकान बोलने के आदी थे। शहरयार मुस्कुराया। शाहज़ार उसे घूर कर रह गया। क्या मतलब? उफ़्फ़ो अलीज़े बीबी, समझा करें ना। शहरयार शरारत से आँख दबाते हुए बोला। अलीज़े शाहज़ार पर एक नज़र डालकर मुस्कुराते हुए उठ खड़ी हुई। घर आकर भी वो अजीब-सी कशमकश का शिकार रहा। एक बेचैनी-सी थी जो रगों-पैं में समाई हुई थी। सोने के लिए लेटा तो बार-बार उस लड़की का अक्स ज़हन के पर्दे पर उभरने लगता। क्या मुसीबत है? वो उठकर बैठ गया। बहुत से चेहरे ऐसे होते हैं जिन्हें हम बहुत सरसरी अंदाज में देखते हैं, मगर उनकी धुंधली-सी तस्वीर ज़हन पर के पर्दे पर नक्श हो जाती है। शाहज़ार को उसकी नज़रें कुछ अजीब-सी महसूस हुई थी, जैसे कुछ कहना चाहती हों, मगर कुछ भी कहने से खुद को बाज़ रखें। छम से एक सरापा उसकी निगाहों के सामने आया था। वो रोती हुई लड़की। मैं घर नहीं जाऊँगी, मेरा कोई घर नहीं, वो मुझे कबूल नहीं करेंगे। अगर तुम मुझे ज़िंदा दफ़्न कर देते तो भी मुझे इतना दुःख ना होता जितना वो ओह माय गॉड! वो लड़की मगर बुखारी लॉज में कैसे? वो नई उलझन का शिकार हो गया और उसी उलझन को रफ़ा करने के लिए 2 दिन बाद वो बुखारी लॉज में मौजूद था। ये महज़ इत्तेफ़ाक ही था कि वो जिससे मिलना चाहता था वो लॉन में ही मौजूद थी। अस्सलाम वालेकुम, वो उसी तरफ चला आया। वो जो इंग्लिश नॉवेल पढ़ने में मगन थी एकदम चौंक गई। ओह! शाहज़ार को देखकर वो एक लम्हे को चुप रह गई। अगले ही पल उसने अंदर की जानिब कदम बढ़ा दिए तो वो राह में हायल हो गया। घर पे इस वक़्त कोई नहीं है, आप फिर किसी वक़्त आइएगा, वो दरिश्ती से बोली। मैं तुमसे मिलने आया हूँ, मुझसे? उसने अब्र उचकाए। मगर मैं किसी से नहीं मिलती, प्लीज़ तुम
तुम मैं तुमसे चंद बातें करना चाहता हूँ। मुझे इतनी बेतकल्लुफ़ी पसंद नहीं। उसके कतई लहजे पर शाहज़ार उसे देखने लगा। वो उसे पहले से मुख्तलिफ लगी थी। वो लड़की तो बात-बे-बात रोने लगती थी, जबकि ये लड़की बहुत कॉन्फिडेंट और बोल्ड लग रही थी। पता नहीं पता नहीं मेरा ख़्याल दुरुस्त है या नहीं, तुम वाक़ई वही लड़की हो जिसे हमने हाँ, मैं वही लड़की हूँ, वो उसकी बात काट कर बोली और अंदर चली गई। शाहज़ार महज़ उसे जाते हुए देख कर रह गया। क्या बात है हीरो? बहुत चुप-चुप हो। राहिल ने उसके शाने पर हाथ मारते हुए दरियाफ़्त किया। यार तुम लोगों को वो लड़की याद है? वो लड़की? अच्छा वो लड़की क्यों उस्मान वो लड़की याद है? राहिल ने मज़ाक उड़ाया। बकवास ना कर यार, मैं सीरियस हूँ, वो बिगड़ा। अबे कौन वो लड़की? हमें क्या पता तू किसकी बात कर रहा है? टीना, एनी, सोनिया, फिज़ा, राहिल बेतकान बोलने का आदी था। शाहज़ार ने सुरज से उसकी बात काटी। मैं उस लड़की की बात कर रहा हूँ जिसे हम यरगमाल बनाकर लाए थे। आज बैठे-बिठाए वो कहाँ से याद आ गई तुम्हें? दाइब ने पूछा। वो बस ऐसे ही वो टाल गया। वैसे वो बेचारी थी मज़लूम सी। अगर हम उसे यरगमाल बनाकर ना लाते तो आज जेल में सड़ रहे होते। उस्मान ने कहा। खैर जेल में तो नहीं सड़ रहे होते, हमारे वालिद हज़रात जो हैं हमें छुड़वाने को। राहिल ने कहकहा लगाया। कभी-कभी मुझे ख़्याल आता है आखिर हमें सूझी क्या थी कि हम बिना सोचे-समझे डाका डालने चल पड़े। दाइब का अंदाज़ पुरसोच सा था। एडवेंचर मेरे यार, एडवेंचर, लाइफ़ में थोड़ा चेंज होना चाहिए। राहिल ने कहा। ये तुम कहाँ गुम हो हीरो? उस्मान ने शाहज़ार का शाना हिलाया तो वो चौंक गया। हाँ, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? हाँ, मुझे क्या होना है? किसी लड़की-वड़की का तो चक्कर नहीं है? राहिल बात राज़दारी से दरियाफ़्त करने लगा। मुझे शौक नहीं है लड़कियों के चक्कर में पड़ने का। अच्छा अब ज़्यादा हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है। चलो आज तुम लोगों को अच्छा-सा लंच करवाता हूँ, उस्मान ने कहा। तू और लंच? दाएब बेहोश होते-होते बचा। हाँ, मगर शर्त ये है कि पेमेंट शाहज़ार करेगा। मैं भी कहूँ या इलाही ये क्या माजरा हो गया? तुझ जैसा महाकंजूस और लंच? अच्छा अब बकवास करने की ज़रूरत नहीं है। उस्मान ने उसे धमूका जड़ दिया। अस्सलाम वालेकुम। वो अंदर दाखिल हुआ तो बेगम साहबा और उनको नॉवेल पढ़कर सुनाती शहज़ीन दोनों ने चौंक कर देखा था। वालेकुम अस्सलाम। आओ बैठो। कैसी हैं आप? फर्स्ट क्लास। तुम्हारी मम्मी का क्या हाल है? जी ठीक है। कैसे आना हुआ? बस ऐसे ही इधर से गुज़र रहा था सोचा सलाम करता जाऊँ। वो कनखियों से शहज़ीन को देखते हुए बोला। वो किताब को यूँ देखने में मगन थी जैसे कोई बहुत ही दिलचस्प चीज़ देख रही हो। शहज़ीन बेटा शाहज़ार के लिए चाय-वाय का बंदोबस्त करो। जी बेहतर दादू। बेगम साहबा के कहने पर वो फ़ौरन उठकर चली गई। शहज़ीन वो ज़ेरे लब बड़बड़ाया। अच्छा दादू एक बात मैं भी आपको दादू कह सकता हूँ ना? वो कुछ कहते-कहते रुक कर पूछने लगा। क्यों नहीं? मुझे तो तुम्हारे मुँह से ये लफ्ज़ सुनकर बहुत अच्छा लगा। अलीज़ा और फ़हद तो ग्रैंडमा करते नहीं थकते। बेगम साहबा उसे मुस्कुराती नज़रों से देख रही थीं। उन्हें वो बेहद अच्छा लगा था। डिसेंट सा, सोबर सा, वेल मैनर्ड और बेहद स्मार्ट और हैंडसम ये लड़का उन्हें अपनी पोती के लिए बेहद मौजू लगा था। काफ़ी देर तक वो बेगम साहिबा से इधर-उधर की बातें करता रहा। बातों-बातों में वो शहज़ीन के मुताल्लिक़ ज़्यादा नहीं तो इतना ज़रूर जान गया था कि शहज़ीन से उनका कोई खूनी रिश्ता नहीं था। शहज़ीन ने चाय की ट्रॉली मुलाज़िमा के हाथ भिजवा दी थी। उसके बाद जितनी देर तक शाहज़ार बैठा रहा, वो अपने कमरे से बाहर ना निकली। वो ऐसे ही लॉन की तरफ खुलने वाली खिड़की में आ खड़ी हुई। खिड़की के पट से सर टिकाए वो सोचों में गुम खड़ी थी। पता नहीं आगे मेरी किस्मत में क्या लिखा है, जाने कदम-कदम पर वो चेहरे राह में क्यों आ रहे हैं, जिन्हें मैं देखना भी नहीं चाहती। तुम भी मुझे बर्बाद करने वालों में शामिल हो, राय शाहज़ार। उसकी सोचें तल्ख़ होने लगी थी, नज़रों की तपिश से घबराकर सामने देखा तो शाहज़ार को मौजूद पाया। वो जाने कब से वहाँ खड़ा था, उसके मुतवज्जो होने पर एक दिलफ़रेब मुस्कुराहट के साथ अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। और फिर ये हुआ कि राय शाहज़ार के बुखारी लॉज के चक्कर बढ़ने लगे। घर वाले उसके और अलीज़े के मुतवक्को बंधन की वजह से उसकी खूब पज़ीराई करते। वो पिछले 2 माह से लगातार बुखारी लॉज के चक्कर काट रहा था, मगर हर बार तशना लौट आता। शहज़ीन उसके आते ही जाने कहाँ छुप जाती और फिर जब तक वो बैठा रहता सामने ना आती। वो शहज़ीन के बारे में बेहद पुरतजस्सुस था। वो लड़की जो उसे देखते ही नफ़रत से मुँह फेर लेती थी, उसे अच्छी लगने लगी थी। अपनी इस कैफ़ियत पर वो खुद भी बेहद हैरान था। रफ़्ता-रफ़्ता वो महज़ उसकी एक झलक देखने को बुखारी लॉज जाने लगा। उसके दोस्त भी उसकी इस बदलती हुई कैफ़ियत पर बेहद हैरान थे। हर बार पूछने पर वो टाल जाता, वो अक्सर खुद को सरज़निश करने लगता, मगर दिल था कि सुनने को तैयार ही ना था। आज वो शहज़ीन से हतमी बात करने का सोच कर आया था। और ये महज़ इत्तेफ़ाक ही था कि घर पर कोई न था, वो किचन में खड़ी दोपहर के खाने की तैयारी कर रही थी। ख़ानेसामा अपने बेटे की शादी के सिलसिले में 3 दिन की छुट्टी पर गया हुआ था। वो काम करते हुए गुनगुना रही थी। कभी किताबों में फूल रखना, कभी दरख्तों पे नाम लिखना, हमें भी है याद आज तक वो, नज़र से हरफ़ सलाम लिखना। शाहज़ार ने अगला मिसरा उचक लिया तो वो एकदम पलटी थी। आप? एक लम्हे को रुकी फिर रुख मोड़ गई। घर पर कोई नहीं है, मुझे तुमसे बात करनी है।
प्लीज राय शाहजार, मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहती, मगर क्यों? तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं यहाँ बार बार किसके लिए आता हूँ। मैं कुछ नहीं जानती, तुम्हें आज मेरी बात सुनना होगी। बाजू से पकड़कर उसका रुख अपनी तरफ किया। उसकी सुर्ख होती आंखों से वहशत टपक रही थी। आप क्यों मेरे पीछे पड़ गए हैं? क्या मुझसे ये आखिरी जाय पनाह भी छीन लेना चाहते हैं? प्लीज आप यकीन करें, मेरा इस घर के सिवा और कोई ठिकाना नहीं है। बेबसी का एहसास गालिब आया तो वो सिसक उठी। तुम तुम मुझे रोने वाली लड़कियां जहर लगती हैं। अपनी झल्लाहट पर काबू पाने को वो चिल्लाया। देखो, आराम से इधर बैठो। धीमे लहजे में समझाते हुए वो उसे किचन से बाहर ले आया। मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहते हैं आप? मुझे कोई शौक नहीं है झूठी हमदर्दियां समेटने का। वो तल्ख हो गई। प्लीज ठंडे दिल से बात करो। मैं आजकल बहुत गिल्टी फील कर रहा हूँ। मुझे मुझे लगता है अनजाने में मैंने तुम पर बहुत जुल्म किया है। आपने तो सिर्फ ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम किया है। वो इस्तेहजाइया अंदाज में हंसी। वरना जिंदगी तो इससे पहले भी सहल ना थी। हम कोई पेशावर डाकू या चोर नहीं है, बस वो एडवेंचर का शौक था। वरना हमारा कतई कोई इरादा ना था किसी को यरगमाल बनाकर साथ ले जाने का। मगर वो पुलिस की वजह से आप क्यों वज़ाहतें दे रहे हैं? मैंने तो आपसे कुछ नहीं पूछा। शहज़ीन ने उसकी बात काटी। मुझे और मेरे साथियों को माफ़ कर देना। राय शाहज़ाद, जिसने आज तक कभी किसी से माफ़ी नहीं माँगी थी, जिसने कभी झुकना नहीं सीखा था, जिसने आज तक अपनी गलती तस्लीम करना नहीं सीखा था, आज एक आम सी लड़की के आगे बेबस होकर रह गया था। शहज़ीन बिना कुछ कहे उठकर चली गई। शाहज़ाद एक सर्द आह भर कर रह गया। दोनों तरफ जोर-शोर से मंगनी की तैयारियां हो रही थीं। धड़ाधड़ शॉपिंग हो रही थी। बेगम नाजिया हर जगह शहज़ीन को साथ लेकर जाती थी। उन्होंने उसे भी मंगनी के फंक्शन में पहनने के लिए खूबसूरत सा ड्रेस लेकर दिया था। उस दिन के बाद से शाहज़ाद दोबारा बुखारी लॉज नहीं आया था। जो मंगनी के दिन करीब आ रहे थे, एक बेनाम सी उदासी शहज़ीन को अपने रगों-पैर में सराहियत करती महसूस होती थी। मंगनी के फंक्शन से 1 हफ्ते पहले ही फैज़ बुखारी पाकिस्तान आ गया। हेलो स्वीटी, कैसी हो? सबसे मिलने के बाद वो उसके पास चला आया। फाइन, आप कैसे हैं? वो रस्मन मुस्कुराई। जैसा नज़र आ रहा हूँ, वो जवाबन मुस्कुराया। तुम इन 6 माह के दौरान बिल्कुल नहीं बदली। हाँ, अलबत्ता तुम्हारी आँखों में उदासी का रंग कुछ और गहरा हो गया है। वो उसकी लाइट ब्राउन आँखों में झाँकते हुए बोला। शहज़ीन ने गड़बड़ाकर पलकों की झालर गिराई थी। तुम बहुत खूबसूरत हो शहज़ीन। उसने शायद पहली बार उसके नाम से पुकारा था। प्लीज़, मैंने पहले भी कहा था कि मुझे बोलने दो हनी। मुझे कहने दो। तुम्हें पता है, जब मैं 18 साल का था, मुझे डैड ने बाहर भेजा था। एक घुटे हुए मुआशरे से एक लिबरल मुआशरे में। वहाँ जाने से मेरे अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली आ गई थी। आज मैं 26 साल का हो रहा हूँ। 7 बरस के इस अरसे में मैं बहुत कुछ देख चुका हूँ। यूँ समझ लो कि घाट-घाट का पानी पिया है। मेरी ज़िंदगी में बेशुमार हसीन लड़कियाँ आईं, मगर तुम जैसी लड़की मुझे पहली बार मिली है। तुम जाने इतनी पुरअसरार क्यों हो? मैं तुमसे बेहद मुतासिर हो चुका हूँ। आई लव यू हनी। बात करते-करते फ़हद बुखारी ने उसका हाथ धीरे से चूमा, जिसे शहज़ीन ने लरज़ कर खींच लिया। वो अपनी बात करके कब का जा चुका था। शहज़ीन अपनी जगह गुमसुम खड़ी रह गई थी। उससे ज़िंदगी में पहली बार किसी ने इज़हार मोहब्बत किया था। नौशीरवां ने उससे यूँ मोहब्बत का इज़हार नहीं किया था। यहाँ उसे समझने में गलती हुई थी। अगर वो उससे मोहब्बत करता तो कभी भी दिल में बदगुमानी पैदा ना करता। और ये फ़हद बुखारी कितने आराम से मोहब्बत का इज़हार कर गया था। ग्रैंडमा, आपने ये सब सोच कैसे लिया कि मैं ऐसा कर सकता हूँ? फ़हद बुखारी हँसा था। शहज़ीन बाहर दरवाज़े पर ही रुक गई थी। मगर तुम्हारी बातें तो ग्रैंडमा, आप तो जानती हैं मेरी आदत, हर एक से बड़ी जल्दी बेतकल्लुफ़ हो जाता हूँ। शहज़ीन बहुत हसीन है, एंड यू नो मुझे हर हसीन शय से प्यार है। तो क्या तुम शहज़ीन से शादी करना चाहते हो? शादी, और वो भी शहज़ीन से? वो बेतहाशा हँसता चला गया। ग्रैंडमा, अब मेरा मयार इतना गिर गया है कि मैं एक मुलाज़मा से शादी करूँगा? वो फिर हँसने लगा था। शहज़ीन को लगा जैसे उसके पैरों के नीचे ज़मीन के बजाय दलदल हो, जिसमें वो धीरे-धीरे धँसती जा रही हो। वो बमुश्किल अपनी सिसकियों को रोकती, मुँह पर हाथ रखकर वो वहाँ से भागी थी। वो दूसरी बार भी धोखा खा गई थी। एक फ्लर्ट से इंसान के लिए रोना अपने आप पर ज़ुल्म करने के मुतरादिफ है। ये सोचकर ही उसने अपने आँसू पोंछ डाले थे। मंगनी से सिर्फ़ 3 दिन पहले अलीज़े ने इनकार कर दिया। उसने साफ कह दिया कि वो शाहज़ार को पसंद नहीं करती। बेगम साहिबा तुम्हारे सदमे के कुछ बोल भी ना सकी। तमाम कार्ड्स बाँटे जा चुके थे। तुम ये सब अब कह रही हो इतने दिनों के बाद? तुम्हें शाहज़ाद पसंद नहीं है? बेगम नाजिया गुस्से से चिल्ला उठी। मम्मा, मैं अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार करने की कोशिश करती रही। मैं शाहज़ार को बिल्कुल पसंद नहीं करती। खबरदार, अब आगे एक लफ्ज़ भी ना कहना। हद होती है मनमानी की। हमने तुम्हें ढील दी, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम अब हमारे फैसलों से इन्हिराफ करने लगो। मैंने कह दिया ना, मुझे शाहज़ार से शादी नहीं करनी। वो गुस्से से पैर पटकती अपने रूम में चली गई। बेगम नाजिया सोफ़े पर ढह सी गईं। शहज़ीन दौड़कर उनके लिए पानी ले आई।
अलीज़े के इनकार की वजह से घर में शदीद टेंशन थी। राय फैमिली को कुछ भी बताने से फिलहाल गुरेज किया गया था। अभी 2 दिन बाकी थे। बेगम नाजिया ने फैज़ बुखारी से कहा था कि वो अलीज़े को समझाए। शहज़ीन ने फैसला कर लिया था कि वो अब कोई जॉब तलाश करेगी। बुखारी लॉज में रहना अब उसे गवारा नहीं था। शहज़ीन चाहती थी कि फ़ौरन वो इस घर से चली जाए। उसका बीए का रिज़ल्ट कब का आ चुका था, मगर उसने अभी तक कॉलेज से अपनी सनद नहीं ली थी। सनद लेने वो खुद गई थी। "शाज़ी तुम?" सनद लेकर वो कॉलेज से निकली ही थी जब किसी ने उसे पुकारा था। वो चौंक कर पलटी थी। मेहरान भाई आप? तुम कैसी हो?" "अच्छी हूँ। मैं ये नहीं पूछूँगा कि तुम घर से क्यों चली गई, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हें वहाँ से निकाल दिया गया था। छोड़ें गुज़री बातों को। कहाँ रहती हो? मुझे छोड़ें। आप सुनाएँ कैसे हैं? बाकी सब कैसे हैं?" "बस जी रहे हैं। क्या मतलब? मेरा ख़्याल है ये सामने कॉफ़ी शॉप में बैठकर बात करते हैं।" मेहरान के कहने पर उसके साथ चल दी। किसी दूसरे पर ज़ुल्म करते हुए जाने इंसान ये क्यों भूल जाता है कि कल उसके साथ भी ऐसा हो सकता है। तुम्हारे घर से जाने के 2 माह बाद ही मुकाफ़ाते अमल शुरू हो गया था। मैं जानता हूँ कि अम्मी और चची ने तुम पर बहुत ज़ुल्म किए। घर के दीगर अफ़राद का सलूक भी तुम्हारे साथ अच्छा नहीं रहा। ज़ुल्म के खिलाफ़ ना बोलने वाला भी ज़ालिम होता है। और हम सब ही ज़ालिम थे। अम्मी और चची भी अपने किए की सज़ा भुगत रही हैं। उठते-बैठते तुम्हारा नाम ले लेकर माफ़िया माँगती हैं। आसिमा शादी के बाद अपने शौहर के पास अमेरिका चली गई थी। वहाँ जाकर इल्म हुआ कि वो शख्स पहले से शादीशुदा था। अब सूरत-ए-हाल ये है कि उसका शौहर अपनी पहली बीवी को तलाक देने को तैयार नहीं और ना ही आसमा को पाकिस्तान आने देता है। उसने आसमा पर घर वालों से राब्ता रखने पर भी पाबंदी लगा रखी है। हुमा को शादी के सिर्फ 2 हफ्ते बाद ही उसके शौहर ने तलाक दे दी थी। उसे उसके किरदार पर शुबहा था। राना के ससुराल वाले ज़रा सख्त-गिर किस्म के हैं। हर 10-15 दिन के बाद वो लड़-झगड़ कर घर आ जाती है। अम्मी तो हुमा के दुख से पलंग से जा लगी हैं। वो खासी तफ़सील से बता रहा था, जबकि शहज़ीन खामोश बैठी अपने नाखूनों से नेल पेंट खुरच रही थी। तुम्हारा यकीनन सबसे बड़ा मुजरिम जमात है और अपने जुर्म की बड़ी इबरतनाक सज़ा पाई है उसने। उसे बुरी तरह शराब की लत पड़ चुकी है। अब हाल ये है कि कसरत मैनोशी से उसका जिस्मानी निज़ाम दरहम-बरहम होकर रह गया है। मेहरान भाई, मैंने आज तक सिवाय जमात के कभी किसी को बद्दुआ नहीं दी। जानता हूँ तुम बहुत अच्छी हो शहज़ीन, मगर खुदा इंसाफ करने वाला है। आप कहाँ होते हैं? मैं अगले हफ्ते कनाडा जा रहा हूँ। विश यू बेस्ट ऑफ लक मेहरान भाई। तुमने अपने बारे में कुछ नहीं बताया। बस आप मेरे बारे में इतना जान लें कि जहाँ हूँ खुश हूँ। अल्लाह ताला मुसब्बिबुल अस्बाब है। उसने मुझे पैदा किया है तो मेरी कफ़ालत भी उसी के ज़िम्मे है। वो सहूलत से कहती उठ खड़ी हुई। राय सिकंदर और बेगम समीन राय काफ़ी देर से आए बैठे थे। बेगम नाजिया और आसिफ बुखारी सख्त परेशान थे। अलीज़े की ज़िद पूरी करना उनके बस में नहीं था। वो अपने मुँह से किस तरह कह देती कि उनकी बेटी शाहज़ार से नहीं बल्कि शहरयार से शादी करना चाहती है। जबकि बेगम समीन राय और राय सिकंदर अपनी जगह परेशान थे कि शाहज़ार ने शादी से साफ़ इनकार कर दिया था और शहरयार ने घर में शोर मचा रखा था। वो अलीज़े को पसंद करता था। जब बेगम समीन राय ने माज़रत ख़्वाना अंदाज़ में अपना मुद्दा बयान किया तो बेगम नाजिया का मुँह खुले का खुला रह गया। अल्लाह ने उनकी इज़्ज़त रख ली थी। ये सब शहरयार और अलीज़े की मिली-भगत थी। थोड़ी-सी पसोपेश के बाद ये तय कर लिया गया कि अलीज़े की मंगनी शहरयार से होगी। मंगनी की तकरीब घर के वसीअ अरीज़ लॉन में मुनक्किद की गई। बेबी पिंक और पीच कंट्रास्ट के बेशकीमत सूट में अलीज़े बेहद हसीन लग रही थी। उसके बराबर बैठा शहरयार भी किसी प्रिंस से कम नहीं लग रहा था। जिसने भी देखा, उनके कपल को सराहा। शहज़ीन दानिस्ता पीछे-पीछे रही। वो किसी भी रस्म में आगे नहीं आई थी। शाहज़ार की निगाहें बार-बार भटक कर उसके चेहरे का तवाफ़ करने लगती थीं। व्हाइट नेट के सूट में उसका सादा-सा हुस्न क़यामत ढा रहा था। मंगनी की रस्म कब की अदा हो चुकी थी। वो सहज-सहज कदम उठाता उसके पास जा खड़ा हुआ। "कैसी हो?" उसके इस्तफ़सार पर वो चौंकी। "ठीक हूँ," धीरे से जवाब दिया। "तुम यहाँ इतनी अलग-थलग क्यों खड़ी हो? मैं अपना मकाम और अपनी हैसियत पहचानती हूँ।" "नहीं, अगर तुम अपना मकाम जानती होती, तो यहाँ ना खड़ी होती।" वो दिलकशी से मुस्कुराया। शहज़ीन ने कुछ उलझकर उसकी तरफ देखा था। शहज़ीन हाशमी बिन्ते एहतेशाम हाशमी, क्वालिफ़िकेशंस बीए विद फर्स्ट डिवीज़न, फ़ादर की डेथ के बाद अपने ताया के घर रहती थी। घरवालों का सलूक अच्छा ना था। मज़ीद ये कि इल्ज़ाम तराशी करके घर से निकाल दिया गया, राइट? उसने जाने उसके बारे में इतनी सारी मालूमात कहाँ से हासिल कर ली थी। वो हैरत से बस उसे तके गई। इतना हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। इंसान जिससे कोई ताल्लुक जोड़ना चाहता है, उसका बैकग्राउंड भी मालूम करता है। तुम खुद से तो मुझे कुछ भी बताने को तैयार नहीं थी, इसलिए मैंने खुद ही सब पता करवा लिया। आपका भला मुझसे क्या ताल्लुक? मुझसे शादी करोगी? उसके सवाल के जवाब में उसने सवाल दाग दिया। वो यूँ कह रहा था जैसे पूछ रहा हो, आप मेरे साथ चाय पीना पसंद करेंगी? वो एकदम सटपटा गई। कितने आराम से उसने उसे प्रपोज़ कर दिया था। तुम्हारे पास 10 मिनट हैं, फ़ौरन सोच कर जवाब दो। वो धमक जमा कर बोला और कलाई में बंधी घड़ी आँखों के सामने
की। जिंदगी कोई खेल नहीं है मिस्टर राय, वो तल्खी से बोली। मैंने ये कब कहा? शादी को आपने मजाक समझ रखा है। बड़े आराम से कह दिया 10 मिनट में फैसला करो। चाहिए राय शाहजार, पहले अपने घर वालों से पूछिए कि क्या वो एक अदना सी मुलाजमा को जो बेसहारा होने के साथ साथ लावारिस भी है अपनी बहू बनाना पसंद करेंगे। मुझे 100% यकीन है कि उनका जवाब नहीं में होगा। बेहतर होगा आप वापस लौट जाएं। उसकी आवाज भर्रा गई थी। फैद बुखारी की बातें 2 दिन से उसके दिल में नेज़े की अनी की तरह चुभ रही थी। वो बमुश्किल अपने आंसू जब्त कर पाई थी। मंजिल सामने हो और मैं वापस पलट जाऊं, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। वो मजबूत लहजे में बोला, मैं आपकी मंजिल नहीं हूं, मगर तुम्हारी मंजिल मैं हूं। तुम्हारा हर रास्ता मुझ तक ही आकर खत्म हो जाता है। उसके लहजे में यकीन बोल रहा था। मैं सिवाय इसके और क्या कह सकती हूँ कि आप बेहद जिद्दी और बेवकूफ इंसान हैं। वो इज्जत छोकर बोली, हा हा हा। उसका कहकहा बेहद जानदार था। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। उसकी ढिठाई पर कुर्ती वो अंदर भाग गई। वो अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रो दी। हर शख्स पर से उसका एतमाद उठ गया था। उसे अपना आप बेहद अर्जा लग रहा था। जो आता था बड़े आराम से उसे पैरों तले रौंद कर आगे बढ़ जाना चाहता था। क्या मेरी कोई वक़्त नहीं? मेरे जज़्बात का किसी को एहसास तक नहीं है क्या? इतनी बेमाया मैं ही नज़र आई हूँ सबको। काश पापा आप आज ज़िंदा होते तो मेरे साथ ये सब ना होता। मैं बेसहारा हूँ ना इसलिए। दस्तक की आवाज़ पर उसकी सोचें मुंतशिर हुईं। पहली दस्तक के साथ ही वो दरवाज़ा धकेल कर अंदर दाखिल हुआ था। तुम क्यों मुझे मेरी ही नज़रों में गिराना चाहते हो? मुझे क्यों बेवक़्त करना चाहते हो? मैं बेसहारा हूँ, लावारिस हूँ, इसलिए तुम्हें मेरे जज़्बात, मेरे एहसासात का कोई ख़याल नहीं है। मत करो ऐसा। मुझे इस हद तक ज़लील ना करो। वो उसका गिरबान थाम कर चिल्लाई थी। रोते-रोते उसकी आवाज़ फट गई। आँसू तवातर से उसका चेहरा भिगो रहे थे। शादाब चुपचाप खड़ा रहा। उसने उसे रोने दिया। वो उसके शाने से लगी जाने कितनी देर रोती रही। शाहज़ार अपने दाएँ हाथ से उसका सर थपकता रहा था। आँसुओं का ज़ोर कुछ कम हुआ तो उसने उसके कंधे पर से सर उठाया। वो उसी को देख रहा था। तुमसे किसने कहा कि तुम लावारिस हो? मैं हूं ना तुम्हारा वारिस। उसका पुरयकीन और मज़बूत लहजा शाज़ीन को हकीकत की दुनिया में ले आया। वो झिझक कर उससे दूर हो गई। तुम हटो, मुझे खुद बात करने दो शाज़ीन से। बेगम समीन दाय ने शाहज़ार को एक तरफ हटाया। गुस्से में शाज़ीन देख ही न सकी थी कि शाहज़ार के पीछे-पीछे बेगम समीन भी अंदर दाखिल हुई थी। ये बिल्कुल बुद्धू है। पहली बार किसी लड़की को प्रपोज़ किया तो उसे रुला दिया। तुम बेवक़्त नहीं हो। भला राय ख़ानदान की बड़ी बहू कैसे बेवक़्त हो सकती है? बेगम समीन राय के अल्फ़ाज़ पर वो बेयकीनी से कभी उन्हें तो कभी शाहज़ार को देखने लगी। हम इंशाअल्लाह अपनी दोनों बहुओं को जल्द ही बुखारी लॉज से ब्याह कर ले जाएँगे। बेगम समीन राय ने उसकी पेशानी पर बोसा दिया। मम्मी, वो शाहज़ार सर खुजाने लगा। उसका उंधिया जानकर बेगम समीन मुस्कुरा दी। नॉटी बॉय, वो उसके शाने पर चपत रसीद करते हुए बाहर की तरफ बढ़ गई। शाहज़ार कुछ देर उसकी झुकी पलकों पर नज़रें जमाए खड़ा रहा। नर्वस होती हुई वो प्यारी सी लड़की उसे दिल के बेहद करीब लगी। मैंने कहा था ना कि तुम्हारी मंजिल मैं हूँ। उसका गंभीर लहजा लौ देने लगा। वो घबराकर दरवाजे की तरफ बढ़ी तो उसका हाथ थाम लिया। अब भाग कहाँ रही हो? मैदान छोड़कर जाने वाले बुज़दिल होते हैं। वो मुस्कुराया। कोशिश बेकार है। एक बार हाथ थाम लिया तो थाम लिया। छोड़ने वालों में से नहीं है हम। उसके हाथ छुड़ाने की कोशिश पर वो महज़ूज़ होकर मुस्कुराया था। तुम बोलती क्यों नहीं हो? जी? उहुँ, मैंने पहले भी कहा था मुझे जी-जी करने वाली लड़कियाँ ज़हर लगती हैं। मुझे जाने दे प्लीज़। क्यों? अगर कोई आ गया तो? मुझे परवाह नहीं। बिलफ़र्ज़ कोई आ भी जाता है तो क्या हुआ? मैं अपनी होने वाली बीवी के पास खड़ा हूँ। अच्छा एक बात बताओ, तुमने खुद से ये कैसे फ़र्ज़ कर लिया कि मेरे घरवाले तुम्हें बहू के तौर पर कबूल नहीं करेंगे? कभी ज़मीन और आसमान का भी संगम हुआ है? पहले ये बताओ कि तुमने ज़मीन किसे कहा और आसमान किसे? वो शरारत से बोला तो शहज़ीन झेप गई। पाँचों उँगलियाँ बराबर नहीं होती। ज़रूरी नहीं कि सब लोग की अपने से कम हैसियत लोगों के बारे में एक जैसी राय हो। मेरे वालिदैन उन लोगों में से नहीं है जिन्हें अपनी नाम नहाद हैसियत का ज़ाम होता है, जिन्हें अपनी नाक की बड़ी फ़िक्र होती है। यही वजह है कि जब मैंने तुम्हारा नाम लिया तो मम्मी और डैडी ने बड़ी खुशदिली से मेरी ख़्वाहिश का एहतराम किया। मेरी पसंद उनकी भी पसंद है। उन्हें अपनी औलाद की खुशियों से बढ़कर कुछ अज़ीज़ नहीं है। अब बोलो मुझसे शादी करोगी? जी नहीं, वो मुस्कुराकर रुख मोड़ गई। व्हाट? वो गोया करंट खाकर उसके सामने आया। मैं भला एक डाकू से कैसे शादी कर सकती हूँ? आखिर मेरे भी कुछ अरमान हैं। कल-कलां को वो डाका डालते हुए धर लिया गया तो मेरा क्या बनेगा? उसकी शोखी पर शाहज़ार ने ज़ोरदार कहकहा लगाया। भई तुम्हारा बनेगा क्या? वो डाकू जहाँ जाएगा तुम्हें यरगमाल बनाकर अपने साथ ले जाएगा। शाहज़ार गंभीर लहजे में कहते हुए उसकी तरफ झुका तो वो उसे धकेल कर बाहर भाग गई। शाहज़ार उसकी इस अदा पर सरशार होकर रह गया।